अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सच सवेरा में आपको कहेंगे खुशामदीद। मैं हूँ हुमार सलान और उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे और मीठी ईद की मीठी खुशियों को सेलिब्रेट करके अब तैयारी कर चुके होंगे कि हमने दोबारा से अपने रूटीन में आना है, दोबारा से रूटीन को बैलेंस करने की कोशिश करनी है। और जब भी हम ये बात करते हैं कि हमने अपनी रूटीन को बैलेंस करना है, रूटीन को मैनेज करना है या फिर प्लान करना है, तो इसके लिए बहुत ज़रूरी होता है कि हम अपनी तमाम तर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को समझें और जानें कि हमारी क्या ज़िम्मेदारियां हैं, हमने इन पर कितना वर्कआउट करना है, किस तरह से अपनी ज़िम्मेदारियों को पूरा करना है, इनको समझना है। और पूरा करने के लिए जितने भी काम, जितनी भी प्लानिंग्स करनी है, जितनी भी मैनेजमेंट करनी है, वो किस तरह से करनी है, इसके हवाले से भी हमने प्रिपरेशंस करनी है। तो जब प्रिपरेशंस की बात आती है, तैयारी करने की बात आती है, प्लानिंग की बात आती है, तो हमें ये देखना है कि हम सिर्फ अपने ज़रूरी कामों पर ही प्लानिंग ना करें, उसके हवाले से ही जो है वो ना देखें, बल्कि मुल्क की तरक्की में भी अपना किरदार अदा करने के लिए ज़रूर अपनी ज़िम्मेदारियों को समझें। तो आज के टॉपिक के हवाले से अगर बात करें, आज का जो पहला टॉपिक होगा उसमें हम बात करेंगे मुल्क की तरक्की में हमारी ज़िम्मेदारियां क्या हैं। ज़िम्मेदार शहरी अपनी तमाम तर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को कैसे पूरा कर सकते हैं, उनको कैसे समझ सकते हैं और उसके टुवर्ड्स उनको जितनी भी मेहनत करनी है, जितनी भी प्लानिंग करनी है, जितनी भी मैनेजमेंट करनी है, उसको काबिल अमल कैसे बनाया जा सकता है। क्योंकि अक्सर औक़ात ऐसे भी देखने में आता है कि हम बातें तो बहुत ज़्यादा करते हैं, लेकिन जब प्रैक्टिकली बात करने की जो है काम करने की बात आती है या नौबत आती है, तो वहाँ हम थोड़ा कतराते हैं, पीछे हो जाते हैं, या फिर हम ये चाहते हैं कि दूसरे एफ़र्ट करें, हम ना करें। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं और अपनी ज़िम्मेदारियों पर बात करेंगे। इसके साथ साथ जी हम बात करेंगे मुल्क की तरक्की के साथ साथ सेहतमंद मुआशरे की, कि सेहतमंद मुआशरे के अंदर अवामी शऊर को बेदार करना, अवामी शऊर को उजागर करना कितना ज़रूरी है। ना सिर्फ सेहतमंद मुआशरे की बात होगी, बल्कि मौजूदा सूरत हाल को भी हम डिस्कस करेंगे। कोरोना वायरस के पेश नज़र हम जानते हैं कि हमारी जो सूरत हाल है, जिस सिचुएशन से हम गुज़र रहे हैं, इसके अंदर अवामी शऊर को बेदार करना, अवामी शऊर को उजागर करना कितना ज़रूरी है। हम आवाम में शऊर और आगाही कैसे उजागर कर सकते हैं, किस तरह से सोच को बदला जा सकता है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनको अभी भी हम अंडरस्टैंड नहीं कर पाए हैं, जो कि हमारे लिए बहुत ख़तरा जो है वो ख़तरनाक हो सकती हैं, ये किसी हद तक ख़तरे का बायस भी बन चुकी हैं। तो इन तमाम चीज़ों को समझना और फिर इनके लिए वर्कआउट करना, इनके लिए काम करना कितना ज़रूरी है, इसके हवाले से भी ज़रूर बात करेंगे। कुछ बात कर लेते हैं आज के दिन के हवाले से। तो हम सब जानते हैं कि आज एक तारीख़ी दिन है, 28 मई, जिसे हम यौम तकबीर के हवाले से जानते हैं। 28 मई 1998 की हमें याद दिलाता है कि जब पाकिस्तान ने चागी के मकाम पर 5 एटमी धमाके करके ख़ुद को आलम इस्लाम के, आलम दुनिया की जो है वो 7वीं और आलम इस्लाम की पहली एटमी क़ुव्वत होने का पाकिस्तान को ये एज़ाज़ हासिल हुआ, तो यकीनन हम सब के लिए खुशी का दिन है, मसरत का दिन है और शुक्र करने का दिन है। शुक्र अदा तभी कर सकते हैं जब हम अपने मुल्क के बारे में सोचेंगे, अपने मुल्क की तरक्की के बारे में सोचेंगे, अपने मुआशरे के अमन इस्तेहकाम के हवाले से सोचेंगे। तो जी टॉपिक्स के हवाले से भी हम आपको बता चुके हैं और रिसेंटली हमारी ईद भी गुजरी है, तो उसके हवाले से हमने ख़ुद को कितना चेंज करना है, कितना चेंज कर चुके हैं, आने वाले दिनों में किस तरह से ख़ुद को बदलना है, मौसम की तब्दीली भी हमारे सामने है। बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको अंडरस्टैंड करके अपनी ज़िम्मेदारियों को समझना है और इसके हवाले से हम ज़रूर डिस्कशन करेंगे। आप भी हमारे साथ कुछ शेयर करना चाहें, कुछ पूछना चाहें, या फिर हमारे साथ जो आज हमारे एक्सपर्ट्स मौजूद होंगे उनसे कोई सजेशन लेना चाहें, तो लाइव कॉल्स के ज़रिए आप भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। चूँकि मौसम की तब्दीली का जिक्र हुआ, तो ये जानना भी बहुत ज़रूरी है कि आज का वेदर हमें क्या इंडिकेट करे। लाहौर के बाद कुछ बात हो जाए कराची की, जहां आज मैक्सिमम टेम्परेचर जो है वो 37 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है और मिनिमम 30 डिग्री सेंटीग्रेड। पेशावर की बात करेंगे, मैक्सिमम टेम्परेचर 40 और मिनिमम 26 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है। जी अब कुछ बात हो जाए कोयटा की, मैक्सिमम टेम्परेचर 37 और मिनिमम 26 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है।
गिलगित बल्तिस्तान मैक्सिमम टेम्परेचर 32 और मिनिमम 22 डिग्री सेंटीग्रेड। लास्ट में बात करेंगे मुजफ्फराबाद की, जहां आज मैक्सिमम टेम्परेचर जो है वो 31 और मिनिमम 23 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है। जी, मौसम की सूरत हाल आपने जानी और अब हम गुफ्तगू की जानिब बढ़ेंगे। आज का पहला टॉपिक जिसमें हम ये जानेंगे कि मुल्क की तरक्की में, माशरे के अमन इस्तेहकाम में और हमारे ज़िम्मेदारियों में क्या डिफरेंस है, हम अपनी ज़िम्मेदारियों को कैसे समझ सकते हैं, एक ज़िम्मेदार शहरी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को कैसे पूरा करता है, वो अपने बच्चों को कैसी तरबियत देता है और अपने से मुंसलिक जितने भी लोग हैं उनको किस तरह से गाइड करता है। इसके हवाले से बात करने के लिए आज हमारे साथ मेहमान मौजूद हैं, उनका इंट्रोडक्शन कराते हैं। सबसे पहले जी एक एजुकेशनिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं, राहिला अशफाक, हमारे मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में आती रहती हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। खुशामदीद कहते हैं, कैसी हैं आप? बहुत शुक्रिया, खैरियत से हैं? राहिला के साथ हमारे आज के एक और मेहमान हैं, एडवोकेट अतीक रसूल साहब, माहिर कानून हैं, आपको भी हम वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ आवरी का। आज के तीसरे मेहमान आप सब उनको जानते हैं, मार्शल आर्ट एक्सपर्ट हैं, मोटिवेशनल स्पीकर हैं, शियान आकाश अहमद, उनको भी हम वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आकाश? अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत शुक्रिया मदद करने का। आपके आने का बहुत शुक्रिया और आप सबको गुज़श्ता ईद बहुत बहुत मुबारक हो। राहिला, ईद का स्पैन, खुशियों का स्पैन और फिर कोई काम नहीं करना, बस टाइम स्पेंड करना है अपनों के साथ, खुशियाँ सेलिब्रेट करनी है, इस स्पैन से अब निकलने का वक्त है। निकलने के लिए ख़ुद को बदलना, अपनी सोच को बदलना और वो सारी चीज़ें साथ लेकर चलना कि इतना अच्छा हमने टाइम स्पेंड किया है, अब आने वाले टाइम को हमने प्रिपेयर करना है। कितना ज़रूरी है कि हम इसको सोचें, कंसीडर करें और फिर इस पर वर्कआउट करें। बेशक आप ठीक कह रही हैं हुमा। एक्चुअली इशू ये आ गया कि हम लोग जो है वो क्वारंटाइन में जो है हमने वक्त गुजारा काफ़ी ज़्यादा, ऑलमोस्ट टू मंथ्स हो गए हैं। हम मिड ऑफ मार्च से हमारा ये टाइम स्टार्ट हो गया था, अगर मैं एज बीइंग द एजुकेशनल स्कूलिंग की भी बात करूँ तो। अब ये है कि बिल्कुल आउट ऑफ द वे एक रूटीन जा रही थी, बिल्कुल हम लोग होम बाउंड थे। बीच में रमज़ान आ गया, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा टाइम गुजरा, लेकिन बहुत जल्दी गुजर गया, टू बी वेरी फ्रैंक। बहुत अच्छा पता भी नहीं चला वो गुजर गया। अब ईद इस दफ़ा जो आई तो वो ईद बाकी ईदों से बहुत मुख्तलिफ थी, सोबर थी, लेकिन ना हम कहीं जा सकते थे, बिल्कुल होम बाउंड थे। और डेफिनेटली ये जो पेंडेमिक चल रहा है इसकी वजह से हर बंदा रिलक्टेंट होता है, हमें सोशल डिस्टेंसिंग रखनी है, अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए, हमें दूसरों का भी ख्याल रखना है। उसके बाद अब तो ईद का स्पैन भी ख़त्म हो गया, अब हमें आगे की जो है वो हिकमत अमली करनी है कि हमें आगे का टाइम कैसे गुजारना है। अभी भी देखा जाए तो ये जो पैंडेमिक है ख़त्म नहीं हुआ, स्टिल इट इज़ इन द एयर, ठीक है, हर जगह पे ये मौजूद है। हमें अब आगे की हिकमत अमली ऐसे करनी है कि हमें ख़ुद को रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न जो शो करना है इनफरादी तौर पर, बजाय इसके कि मैं ये देखूं कि आपने चेंज लाना है या मेरे पड़ोसियों ने चेंज लाना है, इस पर मुझे खुद चेंज लाने की ज़रूरत है। अपने आप को हमें बाउंड करना होगा। डेफिनेटली सोशल डिस्टेंसिंग इज़ मस्ट, सेफ्टी प्रिकॉशंस मस्ट हैं, लेकिन उसके साथ लाइफ भी चलनी है। बिल्कुल, अगर हम बिल्कुल होम बाउंड हो जाएंगे तो बाकी जो है वो निज़ाम नहीं चलेंगे। रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न की जो सबसे बड़ी मिसाल क्या है, हमें देखें लॉ को भी डेफिनेटली ओबे करना है। हमें अगर हम रोड पे निकलते हैं तो हम कहते हैं हमने ट्रैश रोड पे नहीं फेंकना, तो ये बहुत बेसिक चीज़ें हैं जो हमें अपनानी है, फॉलो करनी है। बिल्कुल ऐसे ही, और ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको समझते हुए उनको प्रैक्टिकली भी हमने अपनाना है। अतीक साहब क्या कहना चाहेंगे? ईद के स्पैन गुजरा, रमज़ान का स्पैन गुजरा, माशाल्लाह हमने बहुत कुछ दूसरों के लिए किया, अब भी दूसरों को बारे में सोचना है, उनके लिए कुछ ना कुछ करते रहना है, क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है। देखें, हम जब तक दूसरों के लिए कुछ करते रहेंगे ख़ुद हम इसका जो है फ़ायदा उठाते रहेंगे। बिल्कुल, जो इंसान है या जो सोसाइटी है, ये फ़र्द से अफराद, अफराद से फिर मुआशरा ये तश्कील पाता है। इसी तरह एक से दूसरे के साथ ये सिलसिला जुड़ा हुआ है। एक का अच्छा कदम दूसरे के लिए फ़ायदे का बायस बनता जा रहा है, उसका फ़ायदा डेफिनेटली उसको भी होगा। अगर ये इज्तिमाई तौर पर सिलसिला चलता रहे तो इसके फ़वाइद जो है वो हमें माशरे में नज़र आते हैं और अल्टीमेटली जो है ये तरक्की का बायस और बेहतरी का बायस बनते हैं। जहाँ तक मामला है, ज़ाहिर है ईद से पहले का भी जिस तरह ये पेंडेमिक का जो है वो जिक्र हो रहा है, इसमें देखें जिस टॉपिक पे आज हम बात कर रहे हैं उसकी लाइवली एग्जांपल इसमें मौजूद है। हम सिविक सेंस की बात कर रहे हैं, शहरी जिम्मेदारियों की बात कर रहे हैं, तो इसमें सबसे बुनियादी चीज़ ही शहरी जिम्मेदारी है। इसमें हुकूमत तो जो है वो अपना इक़दाम जो उसने करना है वो कुछ कर रही है, लेकिन असल जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो किसी एक शहरी की है। उसने अपने आप को कैसे प्रोटेक्ट करना है, अपनी फैमिली को कैसे प्रोटेक्ट करना है, और इसमें अगर कोई खुदा ना खासा किसी के साथ ये वबा अल्लाह ना करे किसी को ये अगर असरअंदाज किसी पर हो रही है
तो उसकी क्या ज़िम्मेदारी है। इसी तरह जो जिसको अभी तक इससे अल्लाह पाक ने बचाया हुआ है उसकी क्या ज़िम्मेदारी है। तो ये दोनों साइड्स पे अगर आप देखें तो दोनों को आपको नज़र आएगा कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो है वो आपको शहरियों की ही नज़र आ रही हैं। जहाँ तक हुकूमत का मामला है, जाहिर है उनकी जो करने के इकदाम हैं वो करेंगे, लेकिन अगर अवाम उस पर तावन नहीं करेंगे, और अवाम क्या है, एक एक शहरी, एक एक फ़र्द, ये तमाम लोग जब अपनी ज़िम्मेदारियों को समझना शुरू कर देंगे, उस पर अमल दरामद करना शुरू कर देंगे, तो ऑटोमेटिकली हम इंशाल्लाह इसको कंट्रोल कर लेंगे। तो ये सिर्फ पेंडेमिक तक ही नहीं है मामला, ये ज़िंदगी के दीगर जो मामलात हैं उन तक भी ये सिलसिला जो है इसके साथ चलाना बहुत ज़रूरी है। आकाश, जैसे कि अतीक साहब ने कहा, राहिला ने कहा कि मौजूदा सिचुएशन को जब हम देख रहे हैं, इसी के दौरान हमने जो है वो रमज़ान मुबारक भी गुजारा, ईद का वक्त भी गुजारा, हमने दूसरों के बारे में सोचा, दूसरों का ख्याल किया, ख़ुद भी एहतियाती तदाबीर इख्तियार की। तो ये एहतियात पूरा साल हमने करनी है, थ्रू आउट द टाइम हमने ख़ुद का भी सोचना है, दूसरों के बारे में भी सोचना है, अपने बच्चों को भी सिखाना है। तो कितना ज़रूरी है कि अब हम अपनी ज़िम्मेदारियों को मज़ीद समझने की कोशिश करें। देखिए उमा, ज़िम्मेदारियाँ तो हम तब समझेंगे कि जब हम बर्दाश्त वाले करैक्टर में से बाहर आ जाएंगे। अभी तक हुकूमत जो हमारे साथ कर रही है, या जो जिन पॉलिसीज़ पे हमें अमल करने के लिए कहा जा रहा है, तो हम उसे बर्दाश्त कर रहे हैं। तो हमने बर्दाश्त नहीं, हमने सब्र करना है, क्योंकि हुक्म जो है अल्लाह की तरफ से हमें सब्र का है, और जब आप सब्र करते हैं तो अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। आप देखिए कि जब रमज़ान गुजरा और ईद आने वाली थी, तो अचानक जो है जितनी हमने केयर की, जितनी हमने जो है एहतियात की, वो सब हमने जो है रद्द कर दी। आप देखें कि वो ब्रांड्स के बाहर लाइन लगी हुई है लोगों की, और किसी ने कोई केयर नहीं की, किसी ने कुछ नहीं किया। और अभी जो है हम जिम्मेदारी तब अदा करेंगे कि जब हम सब्र वाली पोजीशन में आएंगे। अभी हम सिर्फ मायूसी वाली पोजीशन में हैं, और पता नहीं, मैं नहीं जानता हूँ कि क्यों हम लोग ऐसा कर रहे हैं। शायद हमें कोई मोटिवेट करने वाला नहीं है, या पॉजिटिव वाइब्स हमारे अंदर फैलाने वाला नहीं है, कि हम सिर्फ मायूसी का शिकार हैं। और आप एक दफ़ा हुमा ये सोच कर देखिए कि जैसे ये ख़त्म होगा तो हमारा किरदार क्या होगा, ये हम कहाँ स्टैंड कर रहे होंगे। हम तो एक साइको पेशेंट बन गए होंगे कि हम जो है टोटल मायूस हैं। आप देखें कि लॉकडाउन हो या लॉकडाउन के अलावा अपनी ज़िंदगी को अगर कंसिडर किया जाए, तो आपकी ज़िंदगी में अल्लाह ताला ने हमेशा कुछ ना कुछ प्लस ही रखा है। आज जहाँ पे आप हैं, मैं हूँ, मेरे भाई हैं, तो हमारी ज़िंदगी का अगर हम पीछे जाके देखें तो बहुत सारी चीज़ें हमारे पास नहीं थी। अल्लाह ने अच्छी सवारियाँ अता कर दी, अल्लाह ने एसी वाले कमरे अता कर दिए, बड़ी सारी चीज़ें हमारी ज़िंदगी में प्लस हो गई। तो हम जो है पीछे मुड़ के नहीं देख रहे हैं कि अल्लाह हमें क्या कुछ दे रहा है, और हम जो है क्या कुछ लेकर यहाँ तक पहुँचे। हम सिर्फ मायूसी के अंदर हैं। अगर हम बात करें कि जो लोग मांगने वाले हैं, तो मैं नहीं समझता हूँ कि उन्हें मैं सोसाइटी का फेस नहीं समझता हूँ। उसकी रीज़न ये है कि उनका काम है मांगना, ठीक है। हाँ, जो सफ़ेद पोश लोग हैं, जिनकी सैलरीज़ का इशू हो गया है, जिनके साथ कुछ इस तरह की प्रॉब्लम्स हो गई हैं, उनके लिए नो डाउट के प्रॉब्लम है, वो किसी से शेयर भी नहीं कर सकते। लेकिन जहाँ पे बहुत सारे लोगों के साथ बुरा हुआ है, तो आप ये देखें कि बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिन्होंने किसी का कर्जा अता करना होगा, जिनके ऊपर कुछ प्रॉब्लम्स होंगी, कोरोना की वजह से उन्हें भी रिलीफ मिल गया। तो जहाँ पे कुछ अच्छा हुआ है, वहाँ पे बुरे के साथ साथ कुछ अच्छा भी ज़रूर हुआ है। तो हमें पॉजिटिव रहना है। बिल्कुल, और इसी पॉजिटिविटी को हमने खुद से इन्हेंस करने की भी कोशिश करनी है। राहिला, मुझे बहुत अच्छी लगी आकाश की बात, लेकिन इसका एक और पहलू भी हम देखते हैं। वो बात ये कि जिस तरह से अभी उन्होंने बात की कि हमने देखा बाज़ारों में इतना रश था, लोग जिम्मेदारी का एहसास नहीं दिखा रहे थे, या फिर उस तरह से समझ नहीं पा रहे थे कि हमने दूसरों का ख्याल करना है, अपने लिए एहतियात करनी है। अगर कोई चीज़ हम पे इन्फोर्स की जाती है, हम पे इम्पोज की जाती है, तो हमें लगता है कि हम जिम्मेदारी निभा रहे हैं या हम जिम्मेदार हैं। अगर थोड़ा सा उसके ऊपर नज़र नहीं रखी जाती, उसको इग्नोर किया जाता है, तो हम सारी जिम्मेदारियां भूल जाते हैं। और इसका हमने अमली मुजाहिरा देखा, बाज़ारों में देखा, हमने मॉल्स में देखा, हमने इवन ग्रॉसरी स्टोर्स पे देखा कि लोग जौक दर जौक आ रहे हैं और किस तरह से अपनी पूरी पूरी फैमिली को लेकर आ रहे हैं जस्ट ग्रॉसरी करने। तो क्या ज़रूरी है कि हर वक्त एक ही जो है कंडीशन हम पे इम्पोज की जाए? देखिए, टू बी वेरी फ्रैंक, अभी मैं पिछले दिनों सोशल मीडिया पे देख भी रही थी कि कौम डंडे वाली है। टू बी वेरी फ्रैंक, जब तक चेक एंड बैलेंस रखा जाएगा तो हम बिल्कुल एक जो प्रॉपर हमें एक लाइन असाइन कर दी जाती है, हम उस पर चलते हैं, ठीक है। जैसे ही हम पर से वो चेक एंड बैलेंस हट जाया जाता है, हम भूल जाते हैं। और जैसे ईद की मिसाल आपने भी दी है, आई वॉज एस्टॉनिश्ड कि जो मैं देख रही थी सोशल मीडिया पे, मैं ये नहीं कह रही मैं बाजार नहीं गई, मैं खुद भी गई हूँ, बट आई वॉज एस्टॉनिश्ड, कोई सोशल डिस्टेंसिंग नहीं है, बिल्कुल नहीं। चाहे वो शूज़ की शॉप्स हैं या क्लॉथ्स की हैं, कहीं भी है, लोग जोक दर जोक चढ़े हुए। अब वो दे आर अनअवेयर कि
वो खुदा ना खास्ता अगर वो वेंटिलेटर पे चले जाएंगे तो वो सारी चीज़ें जो बाई कर रहे हैं दे आर यूजलेस। बिल्कुल। तो इसके लिए हमें एक एक्सपोजर के साथ साथ सेंस की भी ज़रूरत है। वो सेंस हमें कैसे उजागर करना है। बहुत से ऐसे, देखिए मेरी बात सुने, लिटरेट लोग तो हम में बहुत हैं, लेकिन वो लिटरेट होने के बावजूद भी वो इलिटरेट, मैं उनको समझती हूँ। बहुत अच्छे अच्छे लोग ये कहते हैं कि जी ये कुछ भी नहीं है, दिस इज नॉट पैंडेमिक, ये बस एक वैसे ही एक एयर क्रिएट की गई है और ऐसा कुछ भी नहीं है। बिल्कुल। दे आर नॉट वेयरिंग मास्क, सैनिटाइजर यूज नहीं कर रहे, हैंड वॉश नहीं करे, जी कुछ नहीं है, हमें कुछ नहीं होना, सिंपल से एक जी फ्लू है। बिल्कुल। लेकिन इसके लिए हमें और अगर उनको कहा भी जाता है तो वो इसका बाकायदा माइंड करते हैं, बुरा मनाते हैं। एग्जैक्टली। अभी पिछले दिनों की बात है, आई वॉज स्टैंडिंग इन अ फार्मेसी, तो एक खातून थी, वो बिल्कुल मेरे साथ ना लाइन में करीब होके, तो जो सामने वाला था बंदा, उसने कहा शॉप वाले ने कि मैडम आप थोड़ा सा इनसे दूर रहें, सोशल डिस्टेंसिंग। जी कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, मुझे कोरोना नहीं है, तुमने मुझे कैसे कह दिया मुझे कोरोना है? तो आई वाज शॉक कि मतलब उनकी तो खुदा ना खास्ता अगर मुझे होता तो मुझसे उनको लग जाता, बिल्कुल लग सकता है। ठीक हो गया, उनको था तो उनसे मुझे लग जाता। तो शी वाज अनअवेयर कि वो माइंड कर रही थी। इसके लिए हमें एक्सपोजर की ज़रूरत है, बिल्कुल ज़रूरत। अब हमें उनके एक्सपोजर के लिए उनके लेवल पे जाके उनको समझाने की ज़रूरत है। अब किस तरह से समझा सकते हैं? इसमें किरदार आता है उन तमाम जिम्मेदार शहरियों का जिन्होंने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को ना सिर्फ पूरा करना है बल्कि दूसरों को भी अवेयर करना है कि उनकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। अतीक साहब, रिस्पॉन्सिबल शहरी अपने तमाम माशरे के किरदार के अंदर या फिर अपने माशरे की तरक्की के अंदर अपना जब रोल प्ले करता है, कौन कौन सी चीज़ें वो मद्देनज़र रखता है, कौन कौन से ग्राउंड्स पर वो काम शुरू करता है, किन किन लोगों को अपने साथ मुंसलिक करता है? ठीक है, सबसे बुनियादी इस हवाले से जो चीज़ है वो अपनी ज़ात पर कंट्रोल है और इक़दार और कवानीन की पाबंदी है। सही। ये बहुत सारी सादी चीज़ें हैं। आप देखें, अगर वो अपनी ज़ात पर कंट्रोल करेगा, जिस सब का हम जिक्र कर रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली वो उसको कवर कर लेगा। बिल्कुल ऐसे ही। वो एक से दूसरा, उसकी फैमिली उसको जो है वो फॉलो करेगी इन चीज़ों को, ऑटोमेटिकली सूरत हाल बेहतर हो जाएगी। जो माशरे की इक़दार हैं, जो मस्बत इक़दार हैं, उनको जब फॉलो करेगा तो सूरत हाल उससे बेहतर हो जाएगी। फिर जो हुकूमत की तरफ से कवानीन जो बनाए जाते हैं उन पर जब अमल दरामद शुरू हो जाएगा तो उससे क्या होगा कि अल्टीमेटली आपकी जो सोसाइटी की सूरत हाल है वो बेहतर होना शुरू हो जाएगी। आप देखें सोसाइटी है क्या, अगर इसकी बैकग्राउंड में जाके देखें तो आपको सोसाइटी बहुत कुछ जो है वो पे कर रही है। जब इंसान शुरू में था, उसका गारों में रहता था, फिर उसे कुछ अकल शऊर मिला, वो कबीलों की शक्ल में आ गया। कबीलों की शक्ल में आने के बाद उसे जब और कुछ थोड़ी सी समझ आई तो उसने ज़रा तहजीब को अपना लिया। तो उसमें मुख्तलिफ़ लोगों ने पेशे जो है वो अपना लिए, कोई जुलाहे का काम कर रहा है, कोई मेडिसिन से रिलेटेड हो गया, कोई वकालत कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। तो अल्टीमेटली समझ ये आई कि ये तमाम लोग एक दूसरे को जो है मिलकर सपोर्ट कर रहे हैं। जिन्होंने ज़्यादा बेहतर तरीके से काम किया, जो ज़्यादा महज़ब हो गए, जो ज़्यादा तहज़ीब याफ्ता हो गए, उनकी तरक्की जो है वो दुनिया में हमें अब नज़र आ रही है। अब सूरत हाल अगर हम देखें अपने मुल्क की, तो यहाँ पर भी हम देखें सोसाइटी में हमें बहुत से लोग जो है वो पे कर रहे हैं। हम देखें डॉक्टर्स अपनी खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं, वकील अपनी खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं, साफ़ी अपनी खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं। तो ये सोसाइटी के लोग हैं जो हमारी तरफ अपना किरदार मस्बत अदा कर रहे हैं। अब हम इनको जो है वो इनका जो हमारी तरफ से किरदार बनना चाहिए, हम वो कुछ कर रहे हैं या नहीं कर रहे। हम सिर्फ और सिर्फ जो है वो हुकूमत पर या दीगर जो लोग हैं उनको देखते हैं कि इनकी जिम्मेदारी है, हमारी जिम्मेदारी कोई नहीं है। तो हमें पहले ये समझना है कि हमें कहाँ पर अपना किरदार जो है वो मस्बत तरीके से अदा करना है, चाहे वो तालीम के हवाले से है, चाहे वो शऊर की बेदारी के हवाले से है, चाहे हुकूमत की तरफ से जो इक़दामात हमें ऑर्डर किए गए उन पर अमल दरामद के हवाले से है, चाहे सोसाइटी में बेहतर किरदार अदा करने के हवाले से जो हमारी बुनियादी जिम्मेदारियाँ उनको समझने के हवाले से है। तो हम वहाँ पर जब तक नहीं समझेंगे, जब तक अमल दरामद नहीं करेंगे, तब तक सूरत हाल बेहतर नहीं होगी। अब एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि हम सिविक सेंस की बात कर रहे हैं, शहरी जिम्मेदारियों की बात कर रहे हैं, इसका जिक्र आपको कहीं नज़र नहीं आता, ना नसाब में ना कहीं और। बिल्कुल ऐसे ही। हम तालीम का जिक्र सुनते हैं, तरबियत का जिक्र सुनते हैं, इन पर बात ख़त्म हो जाती है। अमल दरामद की या अमली तौर पर कुछ करने की बात हमें नज़र नहीं आती। जब तक हम तालीम, तरबियत और अमल दरामद की तरफ नहीं चलेंगे, सूरत हाल बेहतर नहीं होगी। और तालीम कैसी होनी चाहिए, उसमें सिर्फ जो आप कहते हैं कि पैसे अर्न करने के हवाले से या जॉब हासिल करने के हवाले से नहीं, उसमें आपको जो समाजी शऊर है वो बेदार होना चाहिए, आपका तहजीब और तमद्दुन को समझ आना चाहिए, इक़दार क्या है और इन पर अमल दरामद क्यों करना चाहिए इसकी समझ हमें आनी चाहिए, कवानीन क्यों बनाए जाते हैं इनकी हमें समझ आनी चाहिए। और इसके हवाले से हमें यह भी समझ आना चाहिए कि अगर हम इस पर अमल करेंगे तो इसका फ़ायदा क्या है, अगर अमल नहीं करेंगे तो इसका नुकसान क्या है। आजकल हम बदकिस्मती से ये देखते हैं कि शहरी चाहते तो ये हैं कि उनकी सूरत हाल बेहतर हो, हुकूमत की जो जिम्मेदारियाँ हैं वो उनके हवाले से पूरी हों, उनकी सूरत हाल बेहतर हो, वो तरक्की करें, उनको तमाम सहूलियात मुयस्सर हों, लेकिन
उनके एंड पे जो करने के काम है वो कोई नहीं करता। बिल्कुल। आप देखेंगे कूड़ा करकट के ढेर आपको नजर आएंगे, इसमें ये हुकूमत तो नहीं फेंकती, कोई वज़ीर आज़म तो नहीं फेंक के जाता। इसके अलावा आपकी मास्क जो यूज़ कर रहे हैं, ग्लव्स यूज़ कर रहे हैं और वहीं पर उसको डिस्पोज कर देते हैं। ये नहीं कि उसकी प्रॉपर जगह क्या है या इससे कितने जर्म्स फैल रहे हैं, हमें ये सोच ही नहीं आता। कोई भी नहीं करता। ट्रैफिक जो है वो वज़ीर आज़म ने तो नहीं कंट्रोल करनी, सदर ने तो नहीं कंट्रोल करनी, वो इनकी जिम्मेदारी है। ये जब करेंगे तो ऑटोमेटिकली सूरत हाल बेहतर हो जाएगी। अब आप देखें जो इन्हीं दिनों का जो मार्केट्स का जिक्र किया जा रहा है, अब ये किसी ने आके तो नहीं करवाना कि जी आप जो है वो कतार भी बनाए। एक जी शऊर जो शख्स है, जी शऊर शहरी जो है, वो अगर ये समझ ले कि उसका उठाया हुआ एक कदम उसके लिए भी फ़ायदे का बाइस भी हो सकता है और नुकसान का बाइस भी हो सकता है, और उसकी सोसाइटी के लिए भी। तो जब तक ये चीज़ें समझ आना शुरू हो जाएंगी तब तक मामलात जो है वो अच्छा ठीक सर, जिस तरह कि अभी हम मार्केट्स का जिक्र कर रहे हैं, ईद गुजरी है तो लोगों ने ईद भी भरपूर तरीके से मनाई है। एक जानिब तो हम ये देखते हैं कि एक तबका ऐसा है जिसने बाशऊर तौर पर जो है वो लॉकडाउन की सिचुएशन को ही फॉलो किया या फिर सोशल डिस्टेंसिंग को ही प्रमोट किया और एहतियाती तदाबीर इख्तियार की, जबकि दूसरी जानिब मेजॉरिटी हमें ऐसी नज़र आई कि जिन्होंने ना ही सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखा, ना ही उन्होंने जो है वो एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें कि अब तो ईद है, हम क्यों मास्क पहने, हम क्यों ग्लव्स पहने, हम क्यों सैनिटाइज़र यूज़ करें, हमारे हाथ ड्राई हो जाएंगे। बहुत सारी ऐसी चीज़ें भी सुनने में आई। तो ऐसे में ज़िम्मेदारी का मुजाहिरा तो हमें ज़्यादा करना चाहिए था, जो कि हमने नहीं किया। तो आप क्या समझते हैं कि कमी कहाँ पे रह गई? देखिए, कमी मैं ये समझता हूँ कि शऊर और आगाही और फिर अमल, ये तीन चीज़ें हैं। अब देखें ना, शऊर बेदार करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप अब देखें ग्लव्स पहनने से आपको कोई नुकसान नहीं है, मास्क पहनने से आपको कोई नुकसान नहीं है, लेकिन अगर दोनों काम आप नहीं करेंगे तो उससे नुकसान आपको हो सकता है। बिल्कुल। और आपकी अपनी बॉडी पर इसका असर हो सकता है, आपके जुड़े हुए लोग जो हैं आपके साथ, आपकी फैमिली के लोग, उनको नुकसान हो सकता है। तो ये उन्हें हमें समझाना कि इस तरह के जो इक़दामात हैं इनसे आपका कोई नुकसान नहीं है, ये फ़ायदा है, ये हमें जो है वो बेदार करने की ज़रूरत है। फिर जो सबसे बड़ी परेशानी की बात है वो ये है कि लोगों को इदराक नहीं है इसका कितना ज़्यादा नुकसान हो सकता है और उनकी अहमियत क्या है। सबसे मैं समझता हूँ कि बुनियादी चीज़ लोगों को ये समझने की है कि वो कोई भी हो उसकी अहमियत बहरहाल सोसाइटी में मौजूद है, और वो अहमियत उसी सूरत वो उजागर होगी कि जब वो खुद अपने आप को समझेगा। अब एक खुद, अब ये थे कि ना, दूसरी सेंस में आप इसे कह सकते हैं कि ये खुद को हमला आवर है। बिल्कुल। कोई भी है, किसी को खुदा ना खासा अगर ये इसका जो है वो असर है तो वो ऑटोमेटिकली जब एहतियात नहीं करेगा तो उसको लेके जो है वो अपने घर चला जाएगा, और जो दीगर उनके साथ जुड़े हुए लोग हैं उनको जो है वो भी सफ़र करेंगे एग्जैक्टली ऐसे। लेकिन हम क्यों नहीं सोचते और ये सोच कैसे बदल सकते हैं, इसके हवाले से जो हम आकाश से भी बात करेंगे। आप भी हमारे साथ अपने व्यूज़ शेयर कर सकते हैं, हमें टेलीफोन कर सकते हैं और बता सकते हैं कि आपने इस ईद पर कितनी ज़िम्मेदारी का मुजाहिरा किया और अब आप किस तरह से अपनी ज़िम्मेदारियों को समझने के लिए तैयार हैं और अपने बच्चों को किस तरह से ज़िम्मेदार शहरी बना रहे हैं। इसके हवाले से ज़रूर अपना पॉइंट ऑफ व्यू हमारे साथ शेयर करें। लाइव कॉल करके आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। हमें एक ब्रेक की जाने बढ़ना है, ब्रेक से वापस आएंगे, कंटिन्यू करेंगे। जी वेलकम बैक। सच सवेरा में एक मरतबा फिर से आपको कहेंगे खुशामदीद। आज के दो टॉपिक्स जिन पर हम गुफ्तगू कर रहे हैं और जानने की कोशिश कर रहे हैं कि मुल्क की तरक्की में ज़िम्मेदार शहरियों का क्या किरदार है, वो अपनी ज़िम्मेदारियों को कैसे पूरा करते हैं और किन किन ग्राउंड्स पर अमल करते हैं, किन किन ग्राउंड्स पर एफर्ट करते हैं। इसके साथ साथ जब हम चाहते हैं कि हमारा माशरा सेहतमंद माशरा हो, तहज़ीब याफ्ता माशरा हो, तो उसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि हम अवामी शऊर को उजागर करें, अवामी आगाही पैदा करें। अब इस शऊर और आगाही को पैदा करने या उजागर करने के लिए हमने कितना किरदार अदा करना है, हमने किस तरह से एफर्ट करनी है, हमने किस तरह से लोगों को समझाना है, इसके हवाले से हम बात कर रहे हैं। मौजूदा सूरत हाल की बात हो रही है। कोरोना वायरस से जो मौजूदा सूरत हाल हम सफ़र कर रहे हैं, जिस सिचुएशन के अंदर हम ज़िंदगी गुजार रहे हैं, ऑब्वियसली ये बहुत डिफरेंट है उस सूरत हाल से जो कि कोरोना से पहले थी। ये ईद, ये रमज़ान मुबारक भी हमारा उतना ही जो है वो हमने जोशो खरूश से तो गुजारा, लेकिन इसमें भी बहुत सारे डिफरेंस हमें देखे। हमने बहुत ज़्यादा इसको डिफरेंट तरीके से गुजारने की कोशिश की और
किसी हद तक हम कामयाब भी हुए। लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ कि हमसे अगर थोड़ा सा लॉकडाउन में नरमी आए, लीनियंसी आई हुकूमत की जानिब से, तो हमने ज़िम्मेदारी को छोड़ दिया। हम ज़िम्मेदार शहरी बनकर दिखाने के बजाय हमने एक अफरा तफरी की कैफियत जो है वो शुरू कर दी। हमने मार्केट्स का हाल देखा, हमने घरों में आना जाना शुरू कर दिया, लॉकडाउन बिल्कुल ख़त्म कर दिया और ऐसा सोचा कि अब तो कोरोना वायरस से हम मुतासिर हो ही नहीं सकते, अब तो हमें कोई नुकसान ही नहीं होगा। और इसका सबसे बड़ा नुकसान ये हुआ कि कोरोना वायरस के जो केसेस हैं वो मुल्क भर में दिन ब दिन उनकी तादाद में मज़ीद तेज़ी से इजाफ़ा होता चला जा रहा है। तो अब भी हमारे पास वक्त है कि हम अब भी अपनी ज़िम्मेदारियों को समझें और उनको आसान अंदाज में पूरा करने की कोशिश करें। ये कोशिश हम कैसे कर सकते हैं और इससे रिलेटेड आप कितनी कोशिश करें, कितनी एफर्ट करें, ईद पे आपने किस तरह से केयर की, किस तरह से प्रिकॉशनरी मेजर्स को भी जो है वो फॉलो किया, इसके हवाले से आप भी हमारे साथ अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर कर सकते हैं। लाइव कॉल करें, पार्टिसिपेट करें और हमें बताएं कि आपने कितनी ज़िम्मेदारी का मुजाहिरा किया और जो लोग ज़िम्मेदारी का मुजाहिरा नहीं कर रहे थे उनको आपने किस तरह से डील किया, किस तरह से गाइड किया, किस तरह से समझाया कि उनको बुरा भी ना लगे और वो हमारी बात भी मान जाएं। ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो ये प्रोग्राम देख रहे हैं और पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, अपना पॉइंट ऑफ व्यू हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। हमारे एक्सपर्ट्स जो हमारे साथ मौजूद हैं उनसे अगर कोई गाइडलाइन लेना चाहें, कुछ सजेशन लेना चाहें या फिर इस टॉपिक से रिलेटेड आपके जहन में कोई सजेशन हो जो कि आप गाइड करना चाहते हैं हमारी पाकिस्तानी आवाम को, किस तरह से वो अपनी ज़िम्मेदारियों को समझ सकते हैं, चाहे मौजूदा सूरत हाल की बात हो, चाहे मुल्की तरक्की की बात हो या फिर मुल्की तरक्की में अपना किरदार अदा करने की बात हो, तो इसके लिए हमने ही सोचना है, समझना है और फिर अपना किरदार अदा करने की कोशिश करनी है। तो ये कोशिश कैसे की जा सकती है, इसके हवाले से ज़रूर हमें सजेशंस दीजिएगा। आकाश, जैसे कि ब्रेक पे जाने से कबल बात हो रही थी, मैं चाहूँगी हम उसको ही कंटिन्यू करें कि हमने अल्टीमेटली अपनी ज़िम्मेदारियों को समझना है, चाहे ईद है, चाहे हमारे ईद के बाद का स्पैन है, चाहे कोरोना वायरस की सिचुएशन है या इंशाल्लाह जल्द ही जब हम इस सिचुएशन से बाहर निकलेंगे वहाँ भी हमने ख़ुद को संभालना है, वहाँ पे भी बहुत सारी चीज़ें बर्दाश्त करनी है, वहाँ भी अपने अंदर पेशेंस डेवलप करना है। तो ऐसे में अपनी ज़िम्मेदारियों को समझना और फिर उनको पूरा करना, सोच का इसमें क्या किरदार है आपकी नज़र में? मैं ये समझता हूँ हुमा कि हम जो सोच रहे हैं कि अगर हम हिस्ट्री उठा के देखें तो हम पाकिस्तानी और हम आज़ाद कौम हैं और केयर करने से ज़्यादा जो लोगों को शायद प्रॉब्लम है वो आज़ादी से है कि उनकी आज़ादी बंद होगी, हम आज़ादी से सांस नहीं ले सकते हैं, बाहर नहीं निकल सकते हैं। और जहाँ तक बात रही सोच बदलने की और केयर करने की, तो मैं ये कहूँगा कि हुकूमत भी इसके ऊपर नज़रसानी करे। उसकी रीज़न ये है कि हम शायद ऐसी कौम हैं शुरू से कि हम कानून तोड़ते आए हैं। मेरे साथ माहिर कानून बैठे हैं, ये बताएंगे आपको कि इनके पास कितने केस ऐसे आते होंगे जहाँ पे लिखा होता है नो पार्किंग, हम वहीं पे गाड़ी खड़ी करते बिल्कुल हैं। ऐसे ही। तो शायद हमें जो है सिखाया ही नहीं गया और कभी वो सख्ती इस चीज़ पे की ही नहीं गई कि हम रूल्स फॉलो करें। लेकिन ये भी तो एक हुकूमत की तरफ से ना हमें बता दिया गया कि हम इस तरह से करें और हमारी बेहतरी के लिए हमें सीट बेल्ट बांधने के लिए कहा जाता है, तो वो उसमें कोई हुकूमत का फ़ायदा नहीं है, वो हमारी बेहतरी, हमारी लाइफ सेव होती है। लेकिन देखें जब नेशनल हाईवे मोटरवे पुलिस आई तो अब कुछ ऐसा हो गया है कि जब हम फैज़ाबाद से एंटर होते हैं इस्लामाबाद की तरफ तो ना चाहते हुए भी हमारा हाथ जो है सीट बेल्ट की तरफ चला जाता है, क्योंकि हमें पता है कि सबसे प्यारी चीज़ पैसा ही होता है कि हमारा चालान हो जाना है और हमें जो है वो पैसे पे करने पड़ेंगे। तो मैं ये चाहता हूँ कि इस सिचुएशन के अंदर ये तो हो गई है, कोई कानून इस तरह के बन जाएं, कुछ तरह की चीज़ें बन जाएं कि जो लाइफ टाइम जो हमारी प्रॉब्लम्स हैं, जो हम कानून को फॉलो नहीं करते हैं, जो हम रूल्स को नहीं फॉलो करते हैं, वो इस कोरोना की वजह से हम जो है वो फॉलो करना शुरू करते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। अब जब फॉलो करने की बात आती है तो बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि हम तो फॉलो कर रहे हैं लेकिन हमारे जो इर्द गिर्द के लोग हैं वो फॉलो नहीं कर रहे और वो इंसिस्ट कर रहे होते हैं कि हमारे करने से कौन सा कोई क़यामत आ जाएगी, हम करेंगे तो कौन सा कुछ बेहतरी आ जाएगी, कोरोना के केसेस तो वैसे भी बढ़ रहे हैं, हमने एहतियात की तो कौन सा कोई बड़ी चीज़ हो जाएगी या ये केसेस कम हो जाएंगे। ऐसे लोगों को कैसे समझाया जाए? देखिए दुनिया में ना कोई भी चीज़ गुस्से से या लड़ाई से नहीं की जा सकती है। हम क्या करते हैं कि कोई भी चीज़ जब किसी को समझाने की कोशिश करते हैं तो उससे लड़ना शुरू हो जाते हैं और अपनी बात उसके ऊपर थोपने की कोशिश करते हैं। तो हमें ये चाहिए कि हम इस चीज़ को प्यार से जो है अवेयर करें लोगों को। मुझे बड़े सारे लोग मिलते हैं, आप यकीन जाने, ऐसे लोग के जो अच्छी सोसाइटी के अंदर अच्छे काम कर रहे थे, अच्छी पोस्ट के ऊपर थे, वो मुझे मिल के कहते हैं। बल्कि कल की बात है, मुझे एक शख्स ने कहा, बड़े मेरे करीबी, उन्होंने कहा जी मैंने पूरे लॉकडाउन के अंदर मास्क नहीं पहना है, मैंने सैनिटाइजर यूज़ नहीं किया। बड़ी उन्होंने प्राउडली मुझे ये बताया। अच्छा। तो वो अब मुझे ये पता था कि मैं उन्हें ये कहूँगा तो वो मुझसे बहस करना शुरू कर देंगे, लेकिन मैंने उन्हें ये कहा कि मेरी 3 बच्चे हैं छोटे छोटे
और मैं अपने लिए नहीं लेकिन अपने बच्चों के लिए, हो सकता है कि हुकूमत जो कह रही है इसमें रियलिटी हो, कोई हकीकत हो। आप ये सोचें अगर ये हो, खुदा न खास्ता हमारे बच्चों को हो जाए तो फिर क्या, एहतियात करने में क्या जाता है, हमें जो है ये करने में क्या जाता है। तो मैं यही कहूँगा कि आपके जो इर्द गिर्द लोग हैं आप उसकी काउंसलिंग करना शुरू करें, और हर बंदे को चाहिए कि वो अपनी फैमिली के अंदर, आपकी फैमिली के अंदर आपको बहुत सारे लोग मिलेंगे, क्योंकि अब आप बाहर जा नहीं सकते हैं। और सबसे पहले आप अपने घर से काम शुरू करें। आपके रिश्तेदारों में, आपके करीबियों में बहुत सारे होंगे जो केयर नहीं कर रहे होंगे, आपके घर आ जाते होंगे। बिल्कुल ऐसे ही है। देखिए कहाँ और वो से इंसिस्ट होके आ करते गया, हैं कि ईद है तो गले भी मिलो, गले भी मिलो, बच्चों से भी प्यार कर रहे हैं, फिर वो बच्चों को ईदी दे रहे हैं। जो सबसे ज़्यादा वो चला था कि जी पैसों से जो है वो कोरोना फैल रहा है और बच्चों के पास वो ईदी जा रही है, और ये कितना डेंजरस चीज़ है। खुदा ना खास्ता किसी बच्चे को आपके हो जाए या किस तरह की चीज़ हो जाए, तो एहतियात करने में क्या जाता है। अगर एहतियात से आपकी जान बचती है तो आप क्यों नहीं करते हैं? बिल्कुल एहतियात करना बहुत ज़रूरी है, और ऐसे में हमने ना सिर्फ बच्चों की सोच को बदलना है बल्कि ख़ुद को भी समझाना है। राहिला, चूँकि बच्चों के हवाले से भी बात हो रही है, तो मेरा ईद पे ही मैंने देखा कि एक दो दफ़ा ऐसे इत्तफाक हुआ कि कुछ लोग इंसिस्ट करें, अगर उन्हें रोका जा रहा है कि आपने पब्लिक प्लेसेस पे नहीं जाना है या वहाँ पे ऑलरेडी लोग मौजूद हैं तो अब और लोगों के जाने की जगह नहीं है, लेकिन वो बाकायदा इंसिस्ट कर रहे हैं, रेजिस्ट करें कि नहीं हम तो बच्चों के लिए जा रहे हैं, हम तो बच्चों की वजह से जा रहे हैं। अगर पेरेंट्स का ही यही रवैया होगा तो बच्चे तो देख रहे हैं कि हम रेजिस्ट करके, लॉ को वायलेट करके या फिर ज़रा थोड़ा सा धोस धांस करके जो है वो निकल सकते हैं सिचुएशन से, या अपनी बात को मनवा सकते हैं। आप क्या समझते हैं, क्या वाकई, क्योंकि माशाल्लाह आपका इंटरेक्शन रहता है बच्चों के साथ, क्या वाकई बच्चों को समझाना इतना मुश्किल होता है कि पेरेंट्स मजबूरी दिखाते हैं और ये कह रहे होते हैं कि बच्चों की वजह से, इनका दिल रखने के लिए या इनकी खातिर हम बाहर निकल रहे हैं, इनकी खातिर, इनकी इंजॉयमेंट के लिए हम जो है वो आपसे इंसिस्ट कर रहे हैं, रेजिस्ट कर रहे हैं? देखिए हुमा, इस वक्त ना हमें जो तरबियत देने की ज़रूरत है वो बच्चों को नहीं, बड़ों को है। ठीक है, मेरा नो डाउट बच्चों से जो इंटरेक्शन होता है, लेकिन ज़्यादा मेरे उनके पेरेंट्स से या उनके गार्डियन से इंटरेक्शन होता है। और बिलीव यू मी, बच्चे को समझाना इतना मुश्किल नहीं होता जितना आप एक पुख्ता उम्र के इंसान को समझाने में आपका टाइम लग जाता है, क्योंकि यू कांट चेंज देयर मेंटालिटी। उनकी जो नेचर है वो थोड़ी सी फर्म हो चुकी होती है और उसको चेंज करना बहुत ही मुश्किल होता है। हमें उनके ही माइंड लेवल पे जाके उनको समझाने की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन स्टिल दे डोंट शो दी फ्लेक्सिबिलिटी, क्योंकि उनकी जो नेचर है वो फर्म हो जाती है, तो आप उसको फ्लेक्सिबल नहीं कर सकते। मैं हमेशा ये बात कहती हूँ कि अब इस वक्त ये जिस हम एक सिनेरियो से गुजर रहे हैं, या ये जो ईद पे जो सब कुछ हुआ, आप मुझे बताएं, क्या बच्चे खुद गए थे शॉपिंग करने? नहीं, उनके पेरेंट्स लेके गए थे। तो हमें इस वक्त एक्सपोजर देने की ज़रूरत है उनके पेरेंट्स को, बच्चों को नहीं। बिलीव यू मी, अगर घर का जो एक सरबराह है, चाहे वो फादर है या चाहे वो एक सिंगल पेरेंट है, अगर उसमें एक्सपोजर है, अगर उसे इस चीज़ की सेंस है कि नहीं, अगर खुदा ना खास्ता मुझे हो जाएगा तो मेरे बच्चे को हो जाएगा, बिल्कुल ठीक है, क्योंकि ये वायरल है, ये फैल रहा है, तो मैं अपने आप को बाउंड करूंगा तो मेरा बच्चा बचेगा। बिल्कुल, लेकिन एक्सपोजर आप कैसे देंगे? आपको उनके माइंड लेवल पे जाना होगा। और बिलीव यू मी, ऐसे रिजिड पर्सनैलिटीज़ के पेरेंट्स होते हैं, बिल्कुल नहीं मानते वो आप कैसे, वो आपको ऐसी आगे से जस्टिफिकेशंस देते हैं कि समटाइम्स आप एज बीइंग द एजुकेशनिस्ट मुझे भी सोचना पड़ता है कि अभी मैं इनको ऐसी क्या बात कहूँ कि इनका मैं थोड़ा सा तो माइंड लेवल चेंज कर दूं, किसी हद तक तो कन्विंस हो जाए। तो ऐसे बच्चों के पेरेंट्स हैं, उन बच्चों पे क्या असर पड़ता होगा? डेफिनेटली वो बच्चे भी अडॉप्ट करते हैं। डेफिनेटली, अब मैं इसी चीज़ पे आ रही हूँ। कुछ चीज़ें होती हैं हेरिडिटरी और कुछ चीज़ें होती हैं जो आप एनवायरनमेंट से लेते हैं। ये दोनों चीज़ें बहुत डिफरेंट हैं। एक तो आ रही है ना आप में बाय बर्थ चीज़ आ रही है, और एक चीज़ आ रही है जो आप एनवायरनमेंट से अडॉप्ट कर रहे हैं। अब ऐसे जो पर्सनैलिटीज़ के जो ख़वातीन या मर्द हजरात होते हैं, वही चीज़ उनके बच्चों में डिपिक्ट होती है, उनकी पर्सनैलिटी। बिल्कुल ऐसे ही। डेफिनेटली, अगर एक काम क्वाइट नेचर के एक फादर हैं तो वही चीज़ उनके बच्चे में भी देखी जाएगी। मदर अगर स्ट्रिक्ट हैं, थोड़ी सी मतलब इस टाइप की, थोड़ा सा है उनकी पर्सनैलिटी थोड़ी सी एग्रेसिव है, तो वो उनके बेटे या बेटी में भी देखने में आ रहा होता है। तो इस वक्त तो मैं सिर्फ ये कहूँगी कि हमें जो तरबियत देने की ज़रूरत है वो घर के सरबराहों को है। बिल्कुल, वो ख़वातीन हैं, वो मर्द हजरात हैं, लोग देख भी रहे होंगे, डेफिनेटली पेरेंट्स देख रहे होंगे, तो उन्हें अपना जो है वो मेडिटेशन करने की, अपना उनको जो है सेल्फ एनालिसिस करें कि हम कहाँ पे गलत हैं। बिल्कुल, क्योंकि डेफिनेटली देखें, पूरी गवर्नमेंट कह रही है, पूरी एक कौम कह रही है, सारे लिटरेट लोग जिनको एक्सपोजर है, चाहे वो सोशल मीडिया है या चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, हर जगह ये बात कही जा रही है कि ये एक
वायरस है जो एक दूसरे को फैल सकता है, तो डेफिनेटली इसमें कोई 1% तो रियलिटी होगी ही, ट्रुथ होगी। बिल्कुल ऐसे ही। और जिन आदात का आप जिक्र कर रही हैं, ऐसा नहीं कि पेरेंट्स उनसे अवेयर नहीं है। बाज़ औक़ात हम अगर देख रहे होते हैं कि हमारी कोई ऐसी बुरी आदत या हमारी कोई ऐसी आदत जिससे दूसरों को नुकसान पहुंचता है और वो हमारे बच्चों में रिफ्लेक्ट हो रही है, तो फॉर द टाइमिंग बड़ा खुश होते हैं हम कि ये देखो इसकी ये आदत मेरे पे गई है, ये मेरी तरह रिएक्ट करता है। लेकिन हम ये नहीं देखते कि इसके लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स क्या होंगे, लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स क्या होंगे, या बच्चे की पर्सनालिटी जो है वो नेगेटिविटी में जा रही है। अब जैसे आप कह रही हैं कि जी बच्चा कहता है कि जब मुझे पार्क जाना है तो माँ बाप कहते हैं मुझे बच्चा जिद कर रहा है, तो वाई नॉट कि आप उसको वो एक इन्वायरमेंट इन दिनों में आप उसको वो घर पर दें। ठीक है, बच्चे को अगर है कि मैंने सिनेमा में जाके मूवी देखनी है, तो वाई नॉट कि आप इसी को अच्छी एनिमेटेड मूवी जो है वो घर में एक इस तरह की इन्वायरमेंट बना के आप उसको वो दिखा दें। जहाँ तक बात है बच्चा कह रहा है पार्क में जाना है, ये चीज़ें वाई नॉट कि एक रैकेट शटल हो गया या कुछ ऐसा, चाहे बच्चे के साथ विद इन द मतलब होम बाउंड्री आप उसके साथ वो खेल लें, तो हर चीज़ का एक ऑल्टरनेट है। बिल्कुल ठीक है, जब पार्क्स नहीं होते थे या जब ये चीज़ें नहीं, सिनेमाज नहीं होते थे, या ये जो मतलब जंक फूड की जो डिफरेंट जगह हैं वो नहीं होती थी, तो बच्चे कहाँ जाते थे? बिल्कुल, ये भी सोचना है। और हमने इस तरह से अपना बचपन गुजारा है कि हम इंडोर गेम्स खेलते होते थे, ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाती थी कि घरों में रहते हुए ही अपना टाइम स्पेंड किया जाए। एक कॉलर ने हमें ज्वाइन किया है, देखते हैं कि वो हमारे साथ क्या शेयर करना चाहते हैं। लाहौर से हमारे साथ मौजूद हैं अली। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी अली साहब, क्या कहना चाहेंगे? मैं जी मैं अभी आपके गेस्ट की बात सुन रहा था। जी जी। ये अपने पेरेंट्स की डिपिक्शन बच्चों में बताना चाह रही थी। अनफॉर्चुनेटली आई डोंट एग्री विद दिस। अगर आप टाइम देखें जो बच्चे स्पेंड करते हैं इंस्टीट्यूशंस में, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में, व्हिच आई आल्सो बिलीव इज अ बिग होक्स। एक प्रॉमिस बेचा जा रहा है इन टर्म्स पैसे की शक्ल में कि जी आप पैसे देंगे तो आपको प्राइवेट स्कूल में एडमिशन मिलेगा, आपकी एजुकेशन अच्छी होगी, गवर्नमेंट में जाएंगे तो आपकी फीस कम होगी, वहाँ एजुकेशन फर्क होगी। माँ बाप से तो दूर बच्चे स्कूलों में वक्त गुजारते हैं और टीचर्स पे कोई कॉन्सेंट्रेट नहीं कर रहा है। इंस्टीट्यूट्स बने हुए बट दे आरंट एनी टीचर्स जो उस तरह की एजुकेशन दें जो पहले जमाने में होती थी। अभी स्टॉप गैप अरेंजमेंट्स में लोग आते हैं, वो नौकरियां करते हैं एंड वो आगे फिर अपने करियर और जो भी फैमिली लाइफ के साथ उनका हिसाब किताब चल रहा होता है उसके साथ वो चल पड़ते हैं। बच्चे ज्यादातर 7 से 8 घंटे स्कूल या इस इंस्टीट्यूशंस में गुजारते हैं, तो माँ बाप की डिपिक्शन बच्चों में लेना इज आई डोंट थिंक फेयर एनफ राइट नाउ। होता यह है कि जब आप स्कूल में जिन टीचर्स के साथ वक्त गुजारते हैं वो चीज उनमें ट्रांसफर होती है, वही चीजें उनको सिखाई जाती हैं। So I don't completely agree with what she was saying. दूसरी चीज ये है कि जी आप करिकुलम पे क्यों नहीं फोकस करते हैं? गवर्नमेंट स्कूलों में बिल्कुल फर्क सिलेबस चल रहा होगा, प्राइवेट स्कूल में फर्क है। बिल्कुल ऐसे ही है। जब सोसाइटी में लॉन्च होते हैं दोबारा से तो ये ब्लेम किए जाते हैं कि जी बिल्कुल इस पर हम बात करेंगे। अली साहब बहुत शुक्रिया, आपने हमारी डिस्कशन को इतना थॉरली ऑब्जर्व किया और फिर अपना पॉइंट ऑफ व्यू हमारे साथ शेयर किया। राहिला, जिस तरह कि अभी अली साहब बात कर रहे थे, ठीक है हर किसी का पॉइंट ऑफ व्यू डिफरेंट है और हम इस वक्त की सिचुएशन की बात कर रहे हैं, वो इससे पहले की सिचुएशन की बात करें कि जब बच्चे अपने इंस्टीट्यूट्स में ज़्यादा वक्त गुजारते थे। अगर मौजूदा सूरत हाल को देखा जाए तो इस वक्त बच्चे घरों में ज़्यादा वक्त गुजार रहे हैं। वो पेरेंट्स जिनके पास पहले टाइम नहीं था अपने बच्चों को देने के लिए, उनके लिए यकीनन ये मुश्किल है कि अब हम अपने बच्चों के साथ कैसे इंटरेक्शन डेवलप करें। हम तो ये समझते थे कि हमने स्कूल भेज दिया, अब स्कूल जाने, टीचर्स जाने और बच्चा जाने, हमारी जिम्मेदारी ख़त्म। लेकिन अब वो फोकस करना चाह रहे हैं, वो बच्चों के साथ इंटरेक्शन डेवलप करना चाह रहे हैं। अब वही बच्चों के टीचर भी हैं, वही पेरेंट्स भी हैं, वही उनको कुरान भी सिखाएंगे, वही उनको तमाम तरह अखलाकियात भी सिखाएंगे। तो यकीनन पेरेंट्स के लिए भी ये टफ़ सिचुएशन है, टफ़ टाइम है। ऐसे में पेरेंट्स को कितना अपना जो है वो एक्सपोजर बढ़ाना है, सोच के हवाले से अगर बात डेफिनेटली देखिए, जो कॉलर थे उन्होंने बहुत अच्छी बात कही है कि पेरेंट्स के साथ साथ स्कूल की भी बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है। मैं जो बात कर रही हूँ, मैं इस वक्त करंट सिनेरियो की बात कर रही हूँ, मैं बार बार इसी सिनेरियो की बात कर रही हूँ। जहाँ तक वो कह रहे हैं कि बच्चा जो है वो 6-7 घंटे जो है वो स्कूल में गुजारता है और अपने बड़े जो होते हैं ना, जो कहते हैं कि जो दिन के बड़े कीमती प्रीशियस आवर्स होते हैं वो देता है बच्चा स्कूल को, जिस पर बच्चे का जो माइंड है वो बिल्कुल अलर्ट होता है। सुबह 7 से 2 या 8 से 12 जो भी बच्चे का एज लेवल उसके अकॉर्डिंगली मैं बात कर रही हूँ इस वक्त की। इस पर ना कोई टीचर है बच्चे के साथ, ना कोई ट्यूटर है, ना कोई कारी है।
तो स्पेसिफिकली वो पेरेंट्स जो बोथ मदर एंड फादर जो वर्किंग हैं उनके लिए तो बहुत मुश्किल है बच्चे को डील करना। एग्जैक्टली ऑन द अपार्ट के अगर खातून वो हैं जो हाउसवाइफ हैं तो उनको इतना चेंज नहीं नज़र आ रहा होगा, क्योंकि डेफिनेटली उन्होंने बाहर नहीं जाना, उन्होंने उसी घर के ही माहौल में रहना है। अब जहाँ तक बात है टीचर ट्रेनिंग की, डेफिनेटली एज बीइंग द एजुकेशनिस्ट मैं इस चीज़ पर फर्मली बिलीव करती हूँ, लेकिन ऑन द अदर हैंड नेपोलियन ने कहा था गिव मी एन एजुकेटेड मदर आई विल गिव यू एन एजुकेटेड नेशन। एग्जैक्टली ठीक हो गया। इसी तरह हमारे इस्लाम में भी है कि जो तालीम है वो माँ की गोद से लेके कब्र तक जाती है, महद से लेके लहद तक जो है वो इल्म हासिल करो। तो सबसे पहली जो दरसगाह है वो माँ की गोद है, वो घर है। बिल्कुल ऐसा ही है। और इसी हवाले से जो माहिर नफ्सियात हैं वो भी यही कहते हैं कि एक बच्चे की जो पर्सनैलिटी है वो 5 साल में डेवलप हो जाती है। उसने क्या सीखना है, क्या करना है, क्या नहीं करना, वो कौन कौन सी आदत जो है वो आगे प्रैक्टिस करने जा रहा है, उसकी प्रैक्टिकल लाइफ कैसी होगी, ये तमाम तर चीज़ें वो 5 साल की उम्र में सीख लेता है, अडॉप्ट कर लेता है। जबकि हम देखते हैं कि आजकल अतीक साहब 4 साल के बच्चे को ही हम स्कूल भेज देते हैं तो 5वें साल में एंटर होने से कबल ही उसकी पर्सनैलिटी तकरीबन बिल्ड हो चुकी होती है। तो ऐसे में यकीनन वो डिपिक्शन है अपने माँ बाप का, वो माँ बाप से सीखता है कि मेरी माँ किस तरह से रिस्पॉन्स दे रही है, मेरे बाप का क्या रिएक्शन है, मुझे ये रिएक्शन किस तरह से आगे जाके जो है वो पोर्ट्रे करना है, किस तरह से इसको मैंने एक्सपोजर देना है या इसको मैंने फ्लोट करना है। क्या कहना चाहेंगे इसमें? देखिए जी, ज़ाहिर है सबसे ज़्यादा करीबी जो इंटरेक्शन है बच्चे की पैदाइश के बाद उसके माँ और बाप के साथ रहता है, वो उन्हीं से वक्त के साथ साथ चीज़ें सीख रहा होता है। जब हम देखते हैं कि वो पहला लफ्ज़ उसने जो है वो अपनी ज़बान से क्या अदा किया है, तो वो कहाँ से वो सीख रहा होता है, उसकी कानों में जो बातें जा रही होती हैं, वो जो एक्शंस जो है वो ऑब्जर्व कर रहा होता है, वो सारी चीज़ उसको नज़र आ रही है और वो खुद पर उन पर जो है वो अमल दरामद करता है। आपके ज़ाहिर है घरों में जब हम नमाज़ पढ़ते हैं हम देखते हैं कि बच्चे जो छोटे हैं, 1.5 साल का 2 साल का बच्चा है, जब उसकी वालिदा या वालिद नमाज़ पढ़ रहे हैं तो वो भी कोशिश करता है किसी तरह के सजदा करने की जो है वो उसकी भी ख्वाहिश होती है, वो सिपारा पढ़ने की या तस्बीह पढ़ने की जो कोशिश कर रहा था। तो बेसिकली ये चीज़ें हमारे सामने मौजूद हैं कि बच्चा जो है वो सीख रहा है, वो चीज़ें जो है वो एब्जॉर्ब कर रहा है, एक्सट्रैक्ट कर रहा है। तो अब करना क्या है हमें कि हम उसके सामने अमल कौन से करें कि जिससे इसकी पर्सनालिटी में बेहतरी आए, जो इसको सारी ज़िंदगी के लिए सपोर्ट करे। हम क्या करते हैं कि हम अपनी आसानी के लिए या अपना जो हमने वक्त सोचा हुआ है कि हमने ड्रामा देखना है, मूवी देखनी है या कुछ और करना है या इसको किसी तरीके से हमने दूर करना है, ये तंग कर रहा है, हम वो कुछ कर रहे होते हैं और वो सारी चीज़ें बच्चा जो है खामोशी से ऑब्जर्व कर रहा होता है और उन पर अमल दरामद उसने शुरू कर दिया है। बहुत से बच्चे जो है वो अच्छी लैंग्वेज यूज़ करते हैं, उसके माँ बाप अच्छे यूज़ करते हैं। बहुत से बच्चे जो है वो एब्यूजिव लैंग्वेज यूज़ करते हैं, उसके माँ बाप या उसकी सोसाइटी में ये यूज़ हो रहा होता है। बहुत से बच्चे लड़ाई झगड़ा करते हैं, एक दूसरे का झगड़ालू होते हैं, उसके साथ जो सिबलिंग है उसके या वो जो कुछ देखता है वो सारा कुछ उसका जो है वो उसके अमल में नज़र आ रहा होता है। तो होता क्या है, ये तो हकीकत है, अभी रिसर्च कहती है कि 5 साल तक बच्चे की जो पर्सनैलिटी है वो डेवलप हो जाती है। लेकिन यही बुनियादी 5 साल हैं कि जिसमें हम देखते हैं कि पेरेंट्स बच्चों पर प्रॉपर तवज्जो नहीं देते। अगर ये 5 साल वो तवज्जो प्रॉपर उस पर दे दें तो उसकी सारी ज़िंदगी जो है वो आसान हो जाएगी। अब क्या आ गए, किंडरगार्टन स्कूल आ गए, प्ले ग्रुप आ गए, नर्सरी प्ले ग्रुप और फलां। वो कॉमन हमारा माइंडसेट है ना कि अभी तो बच्चा छोटा है, अभी से इसको क्या हम सिखाएं, अभी से इसको क्या बताएं, सीख जाएगा खुद जब बड़ा हो जाएगा। ये सोच, ये माइंडसेट भी हमने चेंज करना है। देखिए अब इस पर ज़बरदस्ती तो कोई चेंज करवा नहीं सकता। आप सर्वे कर लें, जो गरीब खातून है या किसी इंतहाई मैं समझता हूँ कि पसमानदा इलाके से जो ताल्लुक़ रखने वाली खातून है, उसको भी समझ है कि मैंने बच्चे की तरबियत जो है वो बेहतर करनी है, लेकिन वो प्रैक्टिकली करती नहीं है। जो पढ़े लिखे लोग हैं वो भी बहुत कुछ समझते ज़रूर हैं, लेकिन वो अमल दरामद नहीं करते, वो प्रैक्टिकली करते कुछ नहीं है। हमें जो है ये समझाने की ज़रूरत है कि आप अमली तौर पर कुछ करें। आप उनके लिए जो आप बात समझते हैं कि बच्चे की हर एक की ख्वाहिश होती है कि मेरा बच्चा जो है वो लायक हो, ज़हीन हो, फतीन हो, वो अच्छे काम करे, उसके जो अमल हैं वो अच्छे हों, वो आगे जाके कामयाबी हासिल करे। लेकिन उसके अगेंस्ट हमारी ये ख्वाहिश ही रहती है, हम अमल दरामद कुछ नहीं करते। आप देखें बच्चों का सोने जागने की रूटीन अब उसने खुद तो नहीं बनानी, उसके पेरेंट्स ने बनानी है। उसको तालीम की तरफ लेके आना है तो उसके पेरेंट्स ने लेकर आना है। उसको अगर जो अच्छी गेम्स हैं या खेलने की तरफ लेकर आना है तो उसके पेरेंट्स ने लेकर आना है। आप देखें, मैं छोटी सी मिसाल देता हूँ, जो शॉप पे जाके जो ये आपकी जो बच्चों को कैंडीज़ वगैरह इस तरह की चीज़ें मिलती हैं, वो हर एक आपको पेरेंट कहेगा कि ये अच्छी नहीं है बच्चे के लिए, लेकिन खुद ही पैसे देगा और खुद ही उसको लेके भी जाएगा
और साथ जाके जो है वो उनको कहेगा जी ये खाओ, और साथ कहेगा इसके दांत खराब हो गए हैं, इसको जो है ये मसला हो गया, इसका स्टमक खराब यूज हो टू गया। करा के फिर हम बच्चों को डांटना शुरू कर देते हैं। चूंकि हमने ब्रेक की जानिब जाना है, लेकिन उससे कबल हमारे पास टाइम है। आकाश, मैं चाह रही हूँ कि इसी डिस्कशन में आप भी अपना पॉइंट ऑफ व्यू हमारे साथ शेयर कर दें कि पेरेंट्स की जिम्मेदारी बहुत बढ़ गई है इस वक्त। अगर इस सिचुएशन के साथ हम इन तमाम तर बातों को रिलेट करें तो पेरेंट्स को ये देखना है कि अगर आज हम ये रिस्पॉन्स दे रहे हैं, अगर आज हम ये रिएक्ट करें कि हमें किसी चीज़ से रोका जा रहा है, कोई बात बताई जा रही है और हम उसको वायलेट करें, उसको फॉलो नहीं करें, तो डेफिनेटली हमारा बच्चा भी यही सीख रहा है। देखिए, मैं तो ये कहूँगा कि सबसे पहले इस बात को करने से पहले कि बच्चों के ऊपर जो हम उनको सिखाते हैं ये हमारी इन्वेस्टमेंट होती है। जब आपके बच्चे बड़े हो जाते हैं, मेरे पास बड़े सारे लोग जब काउंसलिंग के लिए आते हैं तो मैं जब उनकी बच्चों की हिस्ट्री जानता हूँ तो पता ये चलता है कि बचपन में माँ बाप ने उन्हें टाइम नहीं दिया है, बाप ने दूसरी शादी की हुई थी, 3-3 दिन घर नहीं आता था। तो वो बच्चों के ऊपर जैसा आपने इन्वेस्ट किया होता है वही रिजल्ट आपको मिलता है इन फ्यूचर। और जो मेरे भाई ने कॉल पे बात की थी, जिस टाइम के टीचर्स की वो बात कर रहे थे तो उस टाइम बच्चे 7 साल के स्कूल जाया करते थे। और दूसरी बात ये है कि टीचर लाख बच्चे को ये बता दे कि बेटा आपने गाड़ी में से कचरा बाहर नहीं फेंकना है, ठीक है। वो जब अपने वालिदैन को देखेगा वो गाड़ी में माँ बाप के साथ सफ़र कर रहा है और उसके वालिद साहब उठा के रैपर को बाहर फेंक देंगे तो वो अपने बाप को ही अडॉप्ट करेगा, वो टीचर की बात को कभी अडॉप्ट नहीं करेगा। इंसान, बच्चा नहीं सिर्फ इंसान भी वही चीज़ सीखता है जो वो देखता है। आपके बोलने से ज़्यादा आपका प्रैक्टिकल जो है वो अमल वो किरदार अदा करता है। तो वालिदैन को ज़्यादा चाहिए, टीचर्स का भी है, लेकिन आज के टीचर्स हम सबको पता है कि वो नहीं है। अब 2 महीने के बाद टीचर्स चेंज हो जाती हैं। मैं हमेशा से कहता हूँ वो इंस्टीट्यूशंस काफ़ी पाबंदियां भी लगाते हैं कि मोबाइल यूज़ नहीं करना है, फिर भी टीचर के पास एक एक्स्ट्रा मोबाइल होता है, ठीक है, उन्होंने व्हाट्सअप स्टेटस भी देखने होते हैं। तो आज का टीचर वो नहीं है, हम सिर्फ टीचर के ऊपर डिपेंड नहीं कर सकते और ये अल्लाह का बड़ा बिल्कुल। यहाँ पे पेरेंट्स ने भी अपनी जिम्मेदारी को समझना है और पूरा करने की भरपूर कोशिश करनी है। नाज़रीन, हम एक ब्रेक की जानिब बढ़े, ब्रेक से वापस आएंगे, आकाश से ही गुफ्तगू करेंगे और उन्हीं से जानेंगे कि टीचर्स और पेरेंट्स मिलकर किस तरह से बच्चों को जिम्मेदार शहरी बना सकते हैं। हाजिर होते हैं इस ब्रेक के बाद। जी वेलकम बैक। सत सवेरा में एक मरतबा फिर से आपको कहेंगे खुशामदीद। आज के 2 टॉपिक्स जिन पर हम गुफ्तगू कर रहे हैं और ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि मुल्की तरक्की में ज़िम्मेदार शहरियों का क्या किरदार है, वो अपनी ज़िम्मेदारी कैसे पूरी करते हैं। अगर हम ये चाहते हैं कि हमारा मुल्क तरक्की करे, फले फूले, हमारा मुआशरा तहजीब याफ्ता मुआशरा बने, तरक्की याफ्ता मुआशरा बने और हम सही मायनों में एक तहजीब याफ्ता कौम के तौर पर जाने जाएँ, पहचाने जाएँ दुनिया भर में, तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हम अपनी ज़िम्मेदारियों को समझें, ना सिर्फ समझें बल्कि इनको पूरा भी करने की कोशिश करें, इनको इम्प्लीमेंटेशन की तरफ भी आएँ, इनकी इम्प्लीमेंटेशन को यकीनी बनाने के लिए कोशिशें करें, एफ़र्ट्स करें। हम किस तरह से कर सकते हैं इस पर हम गुफ्तगू करें। इसके साथ साथ जिस सेहतमंद मुआशरे में अवामी शऊर को उजागर करने की कितनी ज़रूरत है इस पर भी बात हो रही है कि सेहतमंद मुआशरा कब बनता है, किस तरह से आवामी शऊर और आगाही डेवलप की जा सकती है। ऐसे में हमने क्या किरदार अदा करना है, हमने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को कैसे पूरा करना है, अपने बच्चों को किस तरह से गाइड करना है, अपने नौजवानों को किस तरह से जो है वो रहनुमाई फराहम करनी है। क्योंकि हम बहुत ज़्यादा बात करते हैं बच्चों के हवाले से, तो शायद देखने वाले सुनने वालों के जहन में ये बात आ रही हो कि हम छोटे बच्चों का ही तस्करा करें, हम छोटे बच्चों के हवाले से बात करें। हमने नौजवानों को भी उतना ही गाइड करना है, उतनी ही रहनुमाई फराहम करनी है जितना हम फोकस्ड रहते हैं एक छोटे से बच्चे के हवाले से। जब हम ये सोचते हैं कि कहीं ये दूसरों के सामने जाके कोई बदतमीज़ी ना कर दे, ये बदअखलाक़ी से ना पेश आ जाए, ये कोई ऐसी बात ना कर दे जो कि हमारी तरबियत पर जो है वो उंगली उठाने के मुतरादिफ हो कि हमने इसको सिखाया नहीं, हमने इसको बताया नहीं, हमने इसको समझाया नहीं। हमने बड़े बच्चों के मामले में या नौजवानों के मामले में भी उतना ही फोकस्ड रहना है, उतना ही ज़िम्मेदारी का मुज़ाहिरा करना है कि हमारा नौजवान जो कि इस मुल्क का हकीकी सरमाया है, इस मुल्क का एसेट है, उसने आगे जाके इस मुल्क की भाग-दौड़ संभालनी है, इस माशरे की तरक्की में, इस माशरे के अमन इस्तेहकाम में, इस मुल्क की तरक्की में, इस मुल्क का नाम रोशन करने में अपना एक किरदार अदा करना है। तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि मुल्क से मोहब्बत, मुल्क से अपनायत और अपने माशरे की तरक्की में किरदार अदा करने की एक जो सलाहियत है, एक जो क़ुव्वत है, वो हम उसको दें। हम किस तरह से दे सकते हैं, चाहे हम पेरेंट्स हैं, हम बुज़ुर्ग हैं, हम एक ज़िम्मेदार शहरी हैं या फिर हम टीचर्स हैं।
चूँकि ब्रेक पे जाने से कबल हम टीचर्स के हवाले से भी बात कर रहे थे कि टीचर्स और पेरेंट्स ने मिलकर एक बच्चे को ग्रूम करना है, चाहे उसकी पर्सनालिटी बिल्डिंग की बात हो, चाहे उसकी कैरेक्टर डेवलपमेंट की बात हो, इन तमाम चीज़ों में पेरेंट्स भी उतना ही किरदार अदा करेंगे जितना कि हम एक टीचर से एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि टीचर बच्चे की ग्रूमिंग करेगा। अच्छा तमीज़ वाली बात सिखानी है तो टीचर सिखाएगा, बच्चे को तालीम याफ्ता बनाना है तो ठीक है, हमने अच्छे स्कूल में एडमिशन दिलवा दिया, अब टीचर ने ही ये काम करना है। सिर्फ टीचर के कर देने से हमारा बच्चा तालीम याफ्ता तो बन जाएगा, डिग्री होल्डर तो बन जाएगा, लेकिन कहीं ना कहीं उसकी तरबियत में वो तमाम तर चीज़ें लैक कर जाएंगी जो कि इनकलकेट करना हमारी ज़िम्मेदारी थी, हमारे एंड से वो तमाम तर एफ़र्ट्स रह जाएंगी। तो जी ऐसे में पेरेंट्स ने भी उतना ही किरदार अदा करना है, उतना ही पोर्शन पेरेंट्स का भी है कि वो देखें कि हमारा बच्चा जो सीख कर आ रहा है, आया वो इस पर अमल कर भी रहा है या नहीं, क्या वो सिर्फ स्कूल में अमल करता है, घर पे उसका रवैया क्यों बदल जाता है। कुछ पेरेंट्स ये बहुत ज़्यादा शिकायत करते हैं और हम बार बार ये बात सुनते हैं कि हमारे बच्चे की स्कूल में तो कोई कंप्लेन नहीं है, टीचर्स तो उसकी बड़ी तारीफ़ करते हैं, लेकिन ये बच्चा जब घर आता है तो बहुत बदतमीज़ी करता है, हमारी बात नहीं मानता, चिड़चिड़ापन दिखाता है, शोर शराबा करता है, चीज़ें फेंकता है, तोड़ देता है गुस्से में चीज़ें। तो हमने यहाँ पे ये सोचना है कि कहाँ कमी रह गई, क्या टीचर्स अपने हमारे बच्चे को जो सिखा रही हैं वो घर आके वो उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहा, क्यों नहीं कर पा रहा, क्या हमने उसको रिपीटेडली वही बातें सिखानी है, वही बातें बतानी है कि बेटा घर पे भी आपने उसी तरह से ही प्रिटेंड करना है, उसी तरह से उन तमाम रूल्स को फॉलो करना है, ना सिर्फ घर में। जब वही बच्चा अपने एक ज़िम्मेदार शहरी की हैसियत से प्रैक्टिकली इस दुनिया का हिस्सा बनता है, इस माशरे का हिस्सा बनता है, तो वहाँ वही अखलाकियात, वही तालीम वाली चीज़ें, वही सारी चीज़ें जो वो सीख कर आ रहा है, जिसको हमने सिखाया है, इनकलकेट किया है, बार बार इम्पोज किया है, रिपीटेडली उसको हमने बताया है कि ये करना है, ऐसे करना है, इतना करना है, यहाँ पे सोचना है, यहाँ समझना है, यहाँ पे बोलना है, तो क्या हमारा बच्चा जो है, हमारा नौजवान जो है, वो इस माशरे में अपना भरपूर किरदार अदा कर पा रहा है या नहीं। अगर वहाँ लैक कर रहा है तो यकीनन ज़िम्मेदारी टीचर्स की भी है, हमारे बुज़ुर्गों की भी है, हमारे शहरियों की भी है और पेरेंट्स की भी है। तो जी ज़िम्मेदारियों के हवाले से बात करें, आप भी अपना पॉइंट ऑफ व्यू हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। आप हमारे साथ कुछ शेयर करना चाहें इन दोनों टॉपिक से रिलेवेंट, कुछ पूछना चाहें, हमारे साथ हमारे एक्सपर्ट्स मौजूद हैं, कोई सजेशन देना चाहें कि आपने किस तरह से ज़िम्मेदारी का मुजाहरा किया, अब तक लॉकडाउन की सिचुएशन में किस तरह से आपने रूल्स को फॉलो किया, अपने बच्चों को किस तरह से समझाया कि उन्होंने ज़िंदगी तो गुजारनी है, उन्होंने लॉकडाउन की सिचुएशन को फेस भी करना है, और जब इंशाल्लाह बहुत जल्द हम इस सिचुएशन से बाहर निकलेंगे तो फिर हमने ख़ुद को कैसे प्रिपेयर रखना है, हमने ख़ुद को किस तरह से जो है वो सिचुएशन के मुताबिक ढालना है। तो ये सलाहियतें पेरेंट्स भी देते हैं, टीचर्स भी देते हैं। जैसे कि ब्रेक पे जाने से कभी हम बात भी करते हैं, इसी डिस्कशन को कंटिन्यू करेंगे। हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं जी राहिला अशफाक, एडवोकेट अतीक रसूल और शान आकाश अहमद, जिनसे हम इन टॉपिक से रिलेटेड गुफ्तगू भी कर रहे हैं, ज़िम्मेदारियों के हवाले से भी जान रहे हैं, और बिलखुसूस ये बात हो रही है कि हम ज़िम्मेदार शहरी कैसे बन सकते हैं। आकाश, जो ब्रेक पे से कभी बात होती है, क्योंकि हमने कहा था कि जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो हम इसी बात को जो है मौजूदा सिचुएशन से रिलेट करके और ये जानेंगे कि पेरेंट्स और टीचर्स दोनों मिलके एक बच्चे का कैरेक्टर बिल्डिंग कर सकते हैं, एक बच्चे की पर्सनालिटी को डेवलप कर सकते हैं और एक बच्चे के अंदर वो तमाम आदत डेवलप कर सकते हैं जो कि इस माशरे की फलाह के लिए, इस मुल्क की तरक्की के लिए कारआमद साबित हो सके। तो ऐसे में किन ग्राउंड्स पर आप समझते हैं बच्चे के ऊपर हमने काम करना है, नौजवान को किस तरह से हमने गाइड करना है? देखिए हुमा, अगर तो हम सिर्फ स्कूलिंग की बात करें या टीचर्स की बात करें या टीचर्स सिर्फ पेरेंट्स की बात करें तो ये शायद जो बच्चों की तरबियत है ये अधूरी रह जाए। आप अगर देखिए कि हम पिछले ज़माने में चले जाएं, शायद हमारे वालिदैन इतने पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन उन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी अच्छी परवरिश की, हमें पढ़ाया भी, सब चीज़ें सिखाई भी। अब हमारी प्रॉब्लम ये है, एक तो हम बच्चा, हमारा सिस्टम ऐसा हो गया कि 3 साल के बच्चे को भी हम कोशिश करते हैं कि हम स्कूल में डाल दें, बोलना भी नहीं आता होता है अभी सही, तो हम जो है उसको स्कूल में डाल देते हैं। स्कूल्स में भी ऐसी पॉलिसीज़ बन गई हैं, वो ले लेते हैं बच्चों को। अब हमारी कोशिश ये होती है कि हम कहते हैं कि हम 5, 7, 10 हज़ार रुपये जो फ़ीस बच्चे की पे करते हैं वो फ़ीस हम पे कर रहे हैं, और हमें जो है एक इंस्टीट्यूशन 10 साल के बाद एक जेंटलमैन जो है वो तैयार करके एक मशीन में से बाहर आ जाएगा, जिसको हम जो बोलेंगे वो कहेगा यस सर, यस पापा, वो सारी चीज़ें हो जाएंगी। सही, हम खुद उसके ऊपर तवज्जो देने को तैयार नहीं हैं। और मैं ये समझता हूँ कि जो लोग ऐसा कर रहे हैं तो फिर उनके बच्चों को अल्लाह ही बचाए, क्योंकि एक तो टीचर्स का मेयार वो उस तरह का नहीं है, बहुत अच्छे टीचर्स भी हैं लेकिन उस तरह का जो टाइम था वो नहीं है, क्योंकि एजुकेशन बहुत एडवांस हो गई है, बुक्स बहुत ज़्यादा हो गई हैं, 40 मिनट का पीरियड होता है।
अगर टाइम गुजर जाता है तो प्रिंसिपल की तरफ से कोऑर्डिनेटर्स को, टीचर्स को ऑर्डर होता है कि जी आपने सिलेबस पूरा करना है, और वो धड़ाधड़ वो जो है वो हो रहा होता है। और कैरेक्टर बिल्डिंग की शायद बात जो है उस तरह से नहीं होती है, बहुत सारे स्कूल्स कर भी रहे हैं। लेकिन बात अगर हम कर लें कि स्कूल अगर सिखा के भेज भी देता है, अगर स्कूल ने, टीचर ने बच्चे को बता दिया कि बेटा आपने झूठ नहीं बोलना है, और बच्चा घर में ये देख रहा है कि बेल बजती है, बंदा आता है कोई और बाबा ने उसके पैसे देने हैं, बाबा जानी कहते हैं कि जाओ बेटा बाहर बोल दो, बाबा तो घर पे नहीं है, तो वो कभी भी वो टीचर की बात पे अमल नहीं करेगा। वो उसी बात पे अमल करेगा जो घर में से देखेगा, जो वालिदैन को देखेगा वही सीखेगा। अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे इल्म दोस्त बने, दूसरों को देने वाले बने, झूठ ना बोले, उनका किरदार अच्छा हो, तो ये तब्दीली आपने अपने बच्चों के अंदर नहीं, अपने अंदर लेकर आनी है। चेक एंड बैलेंस रखें कि टीचर्स बच्चों को क्या सिखा रहे हैं, क्या वो सीख के आ रहा है। अगर टीचर को अच्छी बात सिखा रहा है तो आप उसके ऊपर जो है उसको और फोकस करें, उसको और तवज्जो दें कि बेटा आपने ये इस तरह से करना, उस तरह से। अगर हम बात कर लें लॉकडाउन की, जो मेरी बहन ने जिस तरह से बात की थी कि बच्चों को हम किस तरह से सिखाएं, ये करें, तो मेरी बेटी है 4 साल की, जैसे ही एग्जाम्स हुए कुछ स्कूल्स के, तो साथ ही ये कोरोना वाला चक्कर हो गया और उसके बाद बच्चे स्कूल्स नहीं जा सके। तो हर बच्चे को होता है कि जब वो पास होगा, मेरी बेटी फर्स्ट आई थी तो उसकी और मेरी कुछ कमिटमेंट्स थी कि मैंने तुम्हें ये लेके देना है, वो उस वेट में थी। अब पूरी मुल्क जो है वो बंद हो गया, वो हमारी कमिटमेंट रह गई। अब उस 4 साल की बच्ची को मैंने अवेयर किया, मैंने सिखाया, और अल्हम्दुलिल्लाह मेरी बच्ची को पता है कि कोरोना क्या है, आपने हैंड किस तरह से वॉश करने। और एक फ़न में मैं घर जाऊंगा अभी ये शो करके, तो मेरी बेटी जो है मेरी वाइफ से पहले स्प्रे लेकर खड़ी होगी और वो फ़न में फेंकेगी पानी, मुझ पर खुश होगी, फिर उसके बाद मेरी वाइफ मुझे स्प्रे करेंगी। और उन्हें ये बात पता है कोई अगर आ जाए इस सिचुएशन के अंदर तो उससे उन्होंने, बच्चों ने दूर रहना है, हैंड किस तरह से वॉश करने हैं, और वो हमें बताते हैं। और वो क्या करती हैं कि अब मुझे जो है वो चीज़ें बताती हैं कि बाबा जब ये कोरोना ख़त्म हो जाएगा ना तो मैंने ये वाली चीज़ लेनी है, मैंने वो फलाने वाले प्ले लैंड में जाना है, मैंने फलाना वाला काम करना है। हम क्या कर रहे हैं, हमने एक डायरी बनाई हुई है दोनों ने, हम वो चीज़ें उसकी लिखते जा रहे हैं, और हमारी विश है कि जैसे ही अल्लाह हमें इस मुसीबत में से निकालेंगे तो मैं सारी वो उसकी चीज़ें पूरी करूँगा। अच्छा, बच्चों के साथ आप क्लोज हो गए इस वजह से, अब हमने टाइम देना शुरू करा है। आप जो है अपने बच्चों को टाइम देना शुरू करें, उन्हें पढ़ाना शुरू करें, आप उनके टीचर बन जाएं। आप ज़रा टीचर बन के देखें कि आपके बच्चों के अंदर क्या क्वालिटीज़ हैं। मुझे मेरी बेटी के कार्टून कैरेक्टर्स पता चल गए, मुझे उसके फेवरेट कलर पता चल गए, ठीक है, हम साथ जो है वो एनिमेटेड मूवीज़ देखते हैं, तो वो एक अटैचमेंट मेरी इस टाइम की वजह से बहुत ज़्यादा हो गई है। और मुझे ये पता चल गया कि मेरी बच्ची जो है वो किस चीज़ के अंदर जो है वो आगे जा सकती है, एजुकेशन में अच्छी है या उसकी स्किल्स अच्छी हैं, ये सारी चीज़ें हो गई। तो आपको भी ये चाहिए कि आप अपने बच्चों को, अब जब तक टीचर्स नहीं है, आप खुद टीचर बन जाएं, कम से कम अभी तो जो है ये सारी सिचुएशन करो, सब कुछ टीचर्स के ऊपर ना छोड़ें। बिल्कुल ऐसे ही है, हमने किरदार अदा करना है, हमने अपनी जिम्मेदारियों को समझना है, और जहाँ एहसास जिम्मेदारी को पैदा करने की बात हो रही है तो ना सिर्फ खुद के अंदर बल्कि अपने बच्चों के अंदर और नौजवानों के अंदर भी हमने ये सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी डेवलप करनी है। राहिला, जिस तरह से अभी बच्चों को प्रमोट किया गया, नौजवानों को प्रमोट किया गया, तो उन्होंने ये देखा कि हमने एग्ज़ाम नहीं दिए, लेकिन मौजूदा सिचुएशन की वजह से हमें प्रमोशन मिल गई, हमें जो है वो एग्ज़ाम का खौफ बर्दाश्त नहीं करना पड़ा, उस प्रेशर से हम एकदम से रिलीज़ हो गए। ऐसे में टीचर्स तो साथ नहीं हैं, लेकिन ऑनलाइन क्लासेस जारी हैं, ऑनलाइन कंसल्टेशन जारी है, तो टीचर्स का भी थोड़ा बहुत हक है कि वो बच्चों को समझाएं, या उनका ये फ़र्ज़ है कि वो बच्चों को इस तरह से गाइड करें कि हमेशा ऐसी सिचुएशन नहीं होगी कि आपको प्रमोट कर दिया जाएगा, आप एग्ज़ाम्स नहीं देंगे, आपका प्रेशर एकदम से रिलीज़ हो जाएगा। बच्चों को हमने यूज़ टू रखना है कि वही उसी प्रेशर में रहें कि हमने पढ़ना है, पढ़ के ही हम प्रमोट होंगे, पढ़ के ही एग्ज़ाम दे पाएंगे, एग्ज़ाम्स देंगे तो नेक्स्ट क्लास में जाएंगे। यहाँ पे भी थोड़ा सा समझाना बुझाना लगना चाहिए कि बच्चा जो है वो समझ रहा है। देखिए, ये जो प्रमोशन वाली जो आप बात कह रही हैं, इसमें ना 2 क्राइटेरियाज़ के जो हैं वो स्टूडेंट्स हैं। एक तो वो हैं बच्चे जो अबव एवरेज हैं, जो अच्छे नंबर लेते हैं। जब प्रमोशन वाली बात हुई तो वो डिसहार्ट हो गए कि डेफिनेटली वो अब वो स्कोर नहीं कर पाएंगे जो उन्होंने पूरा साल मेहनत की। एंड ऑन द कॉन्ट्ररी कुछ ऐसे भी बच्चे हैं जो खुश हो गए कि चलो ओके, पढ़ना नहीं पड़ा, जान छूट गई। लेकिन इस वक्त जो है हमें इस मौके की मुनासबत से हमें उन बच्चों को जो है, और ये देखें ये जो प्रमोशन वाला लेवल है ये हर लेवल पे आया है, टिल यूनिवर्सिटी तक आ गया है। तो अब हमें उसका क्या कर, जो बच्चे यूनिवर्सिटी में उनको सेमेस्टर क्लियर कर दिया गया, जो इंटरमीडिएट में उनको आगे कर दिया गया, मैट्रिक सेम, अब हमें इस वक्त इस मौके की मुनासबत से क्या करना चाहिए कि जैसे हमारी ऑनलाइन क्लासेस हो रही हैं, जूम पे हो रही हैं, बाकी जो थ्रू गूगल क्लासरूम्स हो रही हैं, डिफरेंट जो हमारे जो हैं मीडियम्स हैं, अब उसमें डेफिनेटली आपका वहाँ पे टीचर तो है, और टीचर का काम है कि बच्चे को ये चीज़ समझाएं। ठीक है,
पेरेंट्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा बच्चे की एक लाइफ में मैटर करते हैं, लेकिन जो चीज़ टीचर समझाती है वो बच्चे की एक साइकी होती है, जो टीचर ने कहा है वो बिल्कुल ठीक है, और वो हर एज लेवल पे होता है। मैं ये नहीं कहूँगी कि जैसे जो स्कूल गोइंग बच्चा है वो कहता है कि मेरा टीचर जो है वो ठीक है, चाहे वो कॉलेज गोइंग बच्चा है या चाहे वो यूनिवर्सिटी गोइंग है, वो अपने टीचर से बहुत ज़्यादा वो चीज़ जो है वो अडॉप्ट करते हैं। तो इस वक्त की ये ज़रूरत है कि जितने एजुकेटर्स हैं वो अपने बच्चों को इस चीज़ का कहें कि बेटे इस दफ़ा तो चले, इट वाज योर लक कि आप हो गए हैं, लेकिन नेक्स्ट यू हैव टू अपीयर, नेक्स्ट उसके लिए आप अपनी जो प्रिपरेशन है वो जारी रखें। सेम जैसे ऑनलाइन क्लासेस का है, तो थ्रू ऑनलाइन क्लासेस सिलेबस तो अब कवर हो रहा है, और ऑलमोस्ट मेरे ख्याल में आजकल हर स्कूल ये ऑनलाइन क्लासेस जो है वो करवा रहा है। बिल्कुल वक्त की ज़रूरत भी है, अदरवाइज आप नहीं कराएंगे तो आपका करिकुलम हमारा कवर नहीं होगा, क्योंकि डेफिनेटली हम पे प्रेशर होता है कि हमने स्टाफ को कहना है, टीचर्स को कहना है कि ये सिलेबस इतने टाइम स्पेन में कवर हो। मेरी ये सजेशन भी है इस मीडियम के थ्रू कि जो भी एजुकेशनर्स देख रहे हैं वो अपने ऑनलाइन क्लासेस में कैरेक्टर बिल्डिंग का एक ग्रूमिंग सेशन लाजमी रखें, जिसमें एटलीस्ट जो उनकी टीचर है वो बच्चे को बता सके कि इन दिनों में आपने कौन से प्रिकॉशनरी मेजर्स करने, अपने पेरेंट्स की सुननी है। इससे क्या होगा, बच्चा जो है वो कहेगा मेरे टीचर ने कहा है, सही कहा होगा। ठीक है, तो इस वक्त हमें इस चीज़ की ज़रूरत है, बिल्कुल ज़रूरत है। और जहाँ ऑनलाइन क्लासेस की हम जिक्र करें, चूँकि हमारा टॉपिक नहीं है, लेकिन हम एहसास ज़िम्मेदारी को डेवलप करने के हवाले से बात करें तो ऑनलाइन क्लासेस लेने में भी ये जो है वो कंप्लेंट बहुत दफ़ा सामने आ चुकी है टीचर्स की जानिब से कि बच्चा ख़ुद को ऑनलाइन शो करके वहाँ पे मौजूद नहीं होता। या तो बच्चा लूडो खेल रहा है, कोई इंडोर गेम खेल रहा है, मोबाइल पर बिजी है, इंटरनेट सर्फिंग कर रहा है, बच्चा वहाँ पे फिजिकली या मेंटली उस तरह से नहीं प्रेजेंट है। क्योंकि डेफिनेटली स्कूल की जो एक एनवायरनमेंट है वो कंड्यूसिव होती है, उसमें बच्चा जो है वो फिजिकली प्रेजेंट होता है। अब जब ऑनलाइन क्लासेस हैं तो यहाँ पे वही बात मैं कहूँगी जो पहले कही थी कि ये जो कॉम है ये चेक एंड बैलेंस वाली है। आपको एक मतलब बच्चे, चाहे वो बच्चा है या चाहे वो बड़ा है, उस पर चेक एंड बैलेंस आपको मस्ट रखना है। चाहे घर में ऑनलाइन स्टडीज़ तो कर रहे हैं, अब वहाँ पे डेफिनेटली फिर जिम्मेदारी पेरेंट्स की आ जाएगी। पेरेंट्स को चाहिए कि चेक एंड बैलेंस रखें कि क्या मेरा बच्चा जो है वो वहाँ पे उस पर फिजिकली प्रेजेंट है ऑनलाइन क्लास में, कहीं ऐसा तो नहीं है कि उसने अपनी प्रेजेंस शो कर दी है और उसके बाद बच्चा जो है वो गेम्स खेल रहा है। आजकल काफ़ी ऐसी गेम्स आ गई हैं ऑनलाइन जो बच्चे उनकी तरफ ज़्यादा, खास स्पेशली चाहे बॉयज़ हैं या गर्ल्स हैं, उनकी तरफ उनकी ज़्यादा तवज्जो चली गई है और बच्चा जो है वो अपनी स्टडीज़ से बैकअप हो रहा है। तो यहाँ पे डेफिनेटली पेरेंट्स की जिम्मेदारी है, या कोई आपका एल्डर सिबलिंग है तो पेरेंट्स का काम है कि उसकी ड्यूटी लगा दें कि क्या वो जो क्लास हो रही है। और एक और बात कि आजकल ये जो चल रहा है पैंडेमिक, इसकी वजह से सोशल मीडिया पे बच्चे तो बहुत हैं, इंटरनेट का बहुत यूज़ हो रहा है, तो क्या पेरेंट्स जो हैं वो सुपरवाइज कर रहे हैं कि आपका बच्चा जो है वो क्या चीज़ इंटरनेट पे सर्व कर रहा है। ये भी इस चीज़ की बहुत ज़रूरत है कि क्योंकि एज बीइंग एन एजुकेशनिस्ट जब मैंने अपनी ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट की तो मैंने सबसे पहले पेरेंट्स को ये नोट भेजा कि अंडर योर सुपर मेक श्योर दैट द चाइल्ड अटेंड्स ऑनलाइन क्लासेस अंडर योर सुपरविजन, क्योंकि उसमें बच्चे पेरेंट्स की सुपरविजन बहुत ज़रूरी है कि वो देखें कि हमारा बच्चा इस वक्त अटेंटिव है नहीं है, वो सिर्फ फिजिकल प्रेजेंट है या मेंटली भी वो और इसके अलावा क्या बच्चा जो है, क्योंकि डेफिनेटली बच्चा है मासूम जहन है, चाहे बच्चा है चाहे बड़ा है, हमें हर एक जो मैच्योर बंदा है उसकी हर जगह पे ज़रूरत पड़ती है उसको मोल्ड करने के लिए। तो क्या वो जो है इस इंटरनेट के मीडियम के थ्रू वो कोई ऐसा नेगेटिविटी की तरफ तो नहीं जा रहा, तो इसमें सुपरविजन की बहुत ज़रूरत है। और यहाँ पे पेरेंट्स की जिम्मेदारियाँ बढ़ जाती हैं। एक आम शहरी अपनी जिम्मेदारियों को किस तरह से समझ सकता है, मुल्क की तरक्की में अगर वो किरदार अदा करना चाहता है तो वो किस तरह से कर सकता है। बाज़ औक़ात अतीक साहब ये बात होती है कि हम तो अपने मुल्क के लिए बहुत कुछ करना चाहते हैं, हम इस माशरे के अमन व इस्तेहकाम के लिए बहुत कुछ करना चाहते हैं, अपने आने वाली नस्ल के लिए बहुत कुछ करना चाहते हैं, लेकिन हमारे पास टाइम नहीं है। ये टाइम कैसे निकाल सकते हैं और वो कौन से ऐसे छोटे छोटे काम हैं जो कि हम करके अपने मुल्क को फ़ायदा पहुंचा सकते हैं? देखिए, इसके लिए तो बड़ी सादा सी बात है कि आप जहाँ भी मौजूद हैं, जो कुछ भी आप कर रहे हैं, उसके साथ साथ आप अपने इर्द गिर्द के जो मामलात है उसमें भी थोड़ा सा अपना वक्त जो है वो आप स्पेंड करें। आप एजुकेशनिस्ट हैं, आप उसके हवाले से अपनी जो बेहतरीन सर्विसेज हैं वो दें, आप अगर लॉयर हैं उसके हवाले से दें, अपने डॉक्टर्स हैं। आप देखें 24 आवर्स तो हम वकालत नहीं कर रहे, 24 आवर्स हम जो है वो साफत भी नहीं कर रहे, 24 आवर्स हम जो है वो डॉक्टर हैं तो डॉक्टर अपना जो है वो पेशेंट को नहीं चेक कर रहा, हम अपनी फैमिली को टाइम दे रहे हैं। तो फैमिली को टाइम देने का मतलब ये है कि इनकी बेहतरी के लिए हम कुछ कर रहे हैं। तो हम जिस सोसाइटी के अंदर रह रहे हैं उसकी बेहतरी का भी जो है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी कुछ हद तक हमारे ऊपर जो है वो आती है। इस मुल्क के अंदर जिसने हमें इतना नाम दिया, इतना मकाम दिया, हमें पासपोर्ट दिया, हमें पहचान दी है, तो इसके अंदर रहते हुए जो इसने हमें इतना कुछ दिया तो हम इसको जो है वो क्या वापस में उसको जो है वो लौटा
रहे हैं, तो उसके हवाले से हमें देखना है। तो ये सारी चीज़ें हम जो है अगर समझेंगे, उसके हवाले से अपना किरदार अदा करेंगे, तो मामला तो ऑटोमेटिकली जो है वो बेहतर हो जाएंगे। जहाँ तक मैं अभी चूँकि सारी डिस्कशन इस हवाले से हो रही थी, तो मैंने ऑब्ज़र्व किया है हम कभी भी किसी चीज़ का मकसद वाज़ह नहीं कर सके। आप स्कूल है, क्यों स्कूल आप बच्चों को भेज रहे हैं, इसका मकसद क्या है? आप बच्चों को अगर तालीम दे रहे हैं तो क्यों आप इसकी तालीम दे रहे हैं, और आप इसे हासिल क्या करना चाहते हैं? आप सिर्फ बच्चों को ये भेजना चाह रहे हैं कि टेक्स्ट बुक बोर्ड की क्लास 1 की जो है वो क्लास बुक्स पढ़ ले, एग्जाम दे के वो पास हो जाए, या उसने सिविक रिस्पॉन्सिबिलिटी या सिविक सेंस भी उसमें डेवलप होनी है, या उसकी कैरेक्टर बिल्डिंग के हवाले से स्कूल की कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी है या नहीं है, पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है या नहीं है, या रियासत ने और रियासत के इदारों ने कुछ करना है या नहीं करना। जब तक तमाम लोग, हुकूमत, उसके इदारे, स्कूल्स, पेरेंट्स, सोसाइटी के लोग, जब तक सब लोग अपना मकसद जो है वो इस पे वाज़िया नहीं करेंगे और इस हवाले से अमल दरामद नहीं करेंगे, सूरत हाल जो है वो बेहतर नहीं होगी। एक इंडिविजुअल जो है वो, हमारे यहाँ सबसे बड़ा मसला ये है कि मैं क्यों करूँ, जब वो सब नहीं कर रहे तो मैं क्यों करूँ, ये जो बड़ा मसला है, मेरे करने से क्या होता है, जी मेरे करने से क्या होता है, ये बड़ा मसला है जिसकी वजह से हमारे अंदर जो है वो बेहतरी नहीं आ रही। हमें ये देखना है कि हम कैसे इसको जो है उस शऊर को बेदार कर सकते हैं, कैसे लोगों को आगाह कर सकते हैं, इसके हवाले से किस किस की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हम ये सारी चीज़ें आज ही बैठ के अगर सोचना शुरू कर दें, ऊपर से नीचे तक ये चेन बने, तब जो है वो सूरत हाल बेहतर होगी कि आज ऊपर से सोचा जाएगा, कल उस पर अमल दरामद होगा, और उसके हवाले से जो लोग डायरेक्टली आप स्टेक होल्डर्स उनको कह सकते हैं, वो इसको समझेंगे और उस हवाले से अपना किरदार अदा करना शुरू करेंगे, तो सूरत हाल बेहतर हो जाएगी। आप आज के बच्चों को ही ले लें कि जिन्होंने आज से स्कूल में दाखिल होना है, उन्होंने एडमिट होना है, तो उनके लिए हम कुछ ऐसा डेवलप कर लें कि उसमें उनकी कैरेक्टर बिल्डिंग भी हो, उसमें पेरेंट्स को भी पता हो, उनको बताया जाए पेरेंट्स टीचर मीटिंग कितनी ज़्यादा होती है और उन मीटिंग्स में होता क्या है, उसमें क्या टीचर्स पेरेंट्स को कहते हैं कि आप इस हवाले से बच्चे की जो है वो केयर करें, इसके कैरेक्टर में ये जो चीज़ें जो है वो आप ऐड करें, या टीचर्स के हवाले से इनकी ट्रेनिंग्स होती हैं कि आप ये काम भी करें, या स्कूल के हवाले से जो करिकुलम डेवलप किया जा रहा होता है उसमें ये सारी चीज़ें रखी जाती हैं। बच्चों को कोई पता नहीं है वो स्कूल जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं, सिविक रिस्पॉन्सिबिलिटी या जो समाजी शऊर है उसके हवाले से उनको नहीं पता, उनको ये नहीं पता कि उन्होंने अल्टीमेटली करना क्या है, सोसाइटी के हवाले से उनका किरदार है क्या, या वो जो काम करेंगे उसका बेनिफिशरी वो सिर्फ वही अकेले होंगे, या उसका बेनिफिशरी कोई और भी हो सकता है, उसके नुकसान सिर्फ वो नहीं होंगे या उसके नुकसान किसी और को भी हो सकते हैं। इसी तरह जो हमारे करिकुलम डेवलप करने वाले लोग हैं वो भी सिर्फ निसाब की हद तक की किताब एक बना देते हैं, ये इसका मकसद जो है कभी भी नहीं बताया गया। आपको मैथ पढ़ाया जा रहा है, क्यों पढ़ाया जा रहा है, साइंस पढ़ाई जा रही है, क्यों पढ़ाई जा रही है, इससे हासिल क्या होगा, इससे हासिल क्या होगा, इससे क्या, इसके मकासद क्या है। आपको अगर हिस्ट्री के हवाले से बताया जा रहा है तो इसके पीछे क्या है, क्या रीज़न है। आपको अगर जो आपको सोशल स्टडीज़ है या सिविक्स है वो पढ़ाई जा रही है तो इसके पीछे क्या रीज़न है, आपने इससे हासिल क्या करना है, इसका नतीजा क्या निकलेगा, और फिर अगर आप नतीजा निकाल लेते हैं तो उस पर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगी कि आप सोसाइटी में जाके कैसे उस पर जो है वो अमल दरामद करेंगे। तो ये सारी चीज़ें जब तक डेवलप नहीं होगी तब तक सूरत हाल बेहतर नहीं होगी। शऊर बेदार करने की बुनियादी जो जिम्मेदारी है उसको समझना है और उसको फिर पूरा भी करना है। जो लोग ज़ाहिर आजकल के लोगों में अब चूंकि सोशल मीडिया की वजह से हम ये तो नहीं कह सकते कि अब अवेयरनेस की कमी है, जो कभी स्कूल नहीं गया वो भी सोशल मीडिया के जरिए इतनी आगाही ज़रूर रखता है कि सोसाइटी में क्या हो रहा है। आप वीडियोज़ के जरिए देखें, हर एक कोई भी खुदा ना खासा कोई मसला हो तो उस पर वीडियोज़ आ जाती हैं और उस पर फिर लोगों के एक्सपर्ट व्यूज़ भी आ जाते हैं, लोगों को समझ आ रही है कि हमने क्या करना है और कैसे करना है, या इसके नताइज क्या है, कैसे इनको बेहतर किया जा सकता है। लेकिन इसका कोई डायरेक्शन इसकी नहीं है, इसकी कोई सिमत नहीं है, इसका कोई मकसद जो है वो लोगों को पता नहीं है। तो हम आज ही अगर बैठ जाएं, हमारे जो करिकुलम बनाने वाले लोग हैं, हमारे जो एजुकेशन सेक्टर को बनाने वाले लोग हैं, हमारे जो समाजी शऊर को बेदार करने के हवाले से काम करने वाले इदारे हैं, या लोगों के साथ डायरेक्ट इंटरेक्ट करने वाले जो लोग हैं, वो अगर आज ही बैठ जाएं और कुछ ऐसा मकसद बना लें, कुछ प्लान कर लें और उस पर अमल दरामद शुरू कर दें तो सूरत हाल जो है वो बेहतर हो सकती है, यकीनन बेहतर हो सकती है। और बहुत हद तक जो है वो काम हो भी रहा है। एक हद तक अगर हम ये देखें कि आवाम के अंदर शऊर डेवलप करने की या उनको आगाही फराहम करने की कोशिशें भी की जा रही हैं। आकाश, हमने खुद के अंदर ये एक्सेप्टेंस डेवलप करनी है, जो बात हमें बताई जा रही है, समझाई जा रही है। अगर सिर्फ हम वही एग्जांपल देंगे, क्योंकि मौजूदा सिचुएशन की दी जाती है कि हम जिन चीज़ों को बताया जाता है कि प्रिकॉशनरी मेजर्स लें, हम ये तमाम तर चीज़ें फ़ॉलो करें, इन तमाम तर रूल्स को फ़ॉलो करना हमारे लिए ज़रूरी है, तो ये एक्सेप्टेंस हमने ही ख़ुद के अंदर डेवलप करनी है कि हम किस तरह से इन तमाम चीज़ों को फ़ॉलो कर रहे हैं, कहाँ पे हम वायलेशन का शिकार हो रहे हैं, किन चीज़ों को हमने ख़ुद से इम्प्लीमेंट करना है अपने घर के अंदर, अपनी दुनिया के अंदर। हमने किस तरह से जो है वो ये तमाम तर रूल्स फ़ॉलो करने हैं, अपने बच्चों को कैसे सिखाना है, ये हमारी
जिम्मेदारी है। एक जानिब तो हमें शऊर दिया जा रहा है, हमारे अंदर आगाही डेवलप की जा रही है, हमें माशरती सतह पे जो है वो तहजीब याफ्ता या फिर सिक्योर करने की कोशिश की जा रही है। दूसरी जानिब हम ये देखते हैं कि बीइंग एन इंडिविजुअल हम किस तरह से जो है वो इन जिम्मेदारियों को पूरा कर सकते हैं, हम किस तरह से दूसरों के अंदर शऊर बेदार कर सकते हैं, हम कैसे जो है उन लोगों को समझा सकते हैं जिनको समझाना किसी हद तक मुश्किल है या पॉसिबल नहीं हो पा रहा कि उनको जो बातें बताई जा रही हैं वो उसको फॉलो कर सकें। हो सकता है उनके पास इतने रिसोर्सेज ना हो कि वो उन तमाम चीज़ों को, उन तमाम प्रिकॉशनरी मेजर्स को फॉलो कर सकें, उनके बच्चों के पास ये रिसोर्सेज ना हो, तो हम उनको ये रिसोर्सेज किस तरह से प्रोवाइड कर सकते हैं, यहाँ पे भी किरदार की बात आती है, ज़िम्मेदारी की बात आती है। आकाश से हम ज़रूर इस हवाले से जानेंगे कि वो हमें क्या गाइड करेंगे। हमें एक ब्रेक की जानिब बढ़ना है, ब्रेक से वापस आते हैं, डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। जी वेलकम बैक। सत सवेरा में एक मरतबा फिर से आपको कहेंगे खुश आमदीद। इंटरेस्टिंग गुफ्तगू का सिलसिला जारी है और इसी को आगे बढ़ाएंगे जिसमें हम ये जान रहे हैं कि एक सेहतमंद माशरे में अवामी शऊर को किस तरह से उजागर किया जा सकता है। और जब भी हम शऊर उजागर करने की बात करते हैं, आगाही बेदार करने की बात करते हैं, तो ऐसे में हमने एक्सेप्टेंस भी डेवलप करनी है। हमने ये समझना है कि जो बातें हमें बताई जा रही हैं, रिपीटेडली जिनका तस्करा किया जा रहा है या जो हमें समझाने की कोशिश की जा रही है, यकीनन उसमें हमारी ही इम्प्रूवमेंट है, हमारी ही बेहतरी है, हमारी ही फलाह है। अब इसको समझना किस कदर मुश्किल है या कितना आसान है, इसके हवाले से हमने कहा था कि जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो आकाश से हम जो है वो बात करेंगे। आकाश क्या कहना चाहेंगे कि एक्सेप्टेंस डेवलप करना अवामी सतह पे कितना ज़रूरी है, ताकि हम ये समझ सकें कि जो हमें बताया जा रहा है, जो हमें समझाया जा रहा है, वो हमारी बेहतरी के लिए, हमारे इम्प्रूवमेंट के लिए। हम उसमें भी क्रिटिसिज्म शुरू कर देते हैं कि अगर कोई चीज़ बताई जा रही है, यकीनन इसमें किसी और का फ़ायदा है, हमारा फ़ायदा नहीं होगा, हमारा नुकसान होगा। ये जो हमारे अंदर एक सोच है कि हम हर चीज़ को नेगेटिव देखते हैं या फिर हम क्रिटिसाइज़ करने का सोचते हैं, इस सोच को भी हमने चेंज करना है। कैसे होगी ये सोच चेंज? हुमा, मुझे हैरत है इस बात पर कि जब हम जॉब्स कर रहे थे, लॉकडाउन नहीं था, सब कुछ चल रहा था इसीलिए, तो हम चाहते थे कि हमें छुट्टियां मिल जाएं, हमें रेस्ट मिल जाए। अभी गर्मियों की वेकेशंस जो हैं शुरू होती थी, तो जब हमारे बच्चे स्कूल गोइंग थे तो हम उस वक्त स्कूल्स को बुरा कहते थे कि ये छुट्टियाँ इन्होंने अभी तक नहीं दी हैं, गर्मी हो गई है। अब जब हमें कुदरती तौर पे सब कुछ मिल गया तो अब हम काम करना चाहते हैं, अब हम बच्चों को स्कूल भी भेजना चाहते हैं। मुझे ये नहीं समझ आ रहा है कि हम किस हाल में खुश हैं और हम क्या चाह रहे हैं। सही। जहाँ से मैंने स्टार्ट लिया था कि हम सिर्फ मायूसी की तरफ जा रहे हैं और फजूल की बहस। देखिए, आप चाहे रोएं, दीवार में टकरे मारें, जो मर्जी करें, अभी जो सिचुएशन गवर्नमेंट ने कर दी है और जो हमारे मुल्क के हालात चल रहे हैं, हमें उसको फेस करना पड़ेगा और उसी के ऊपर हम अमल करेंगे तो तभी हम इस सिचुएशन में से बाहर निकल सकते हैं। तो क्या प्रॉब्लम है, क्यों आप जो है रो रहे हैं, क्यों आप ऐसी बातें कर रहे हैं, उस टाइम को अच्छे से क्यों नहीं स्पेंड कर रहे हैं, उसके अंदर कोई पॉजिटिव चीज़ क्यों नहीं लेके आ रहे हैं। देखिए, मैंने लास्ट टाइम भी कहा था कि मैं कभी भी ये बात नहीं मानता हूँ कि भूख से कोई मर सकता है। अल्लाह ताला कभी किसी को भूख से नहीं मारेंगे, सबके निज़ाम चल रहे हैं। और पाकिस्तान वाहिद एक ऐसा मुल्क है कि आप ये देखें कि जो हमने अभी प्रोग्राम में बात की थी कि जब ईद की शॉपिंग हुई तो लोग किस तरह से शॉपिंग कर रहे थे, किस तरह से जो है वो रश था। मैं तो ये समझता हूँ कि शायद आम दिनों में इतना रश नहीं होता है जितनी लोगों ने इस दफ़ा शॉपिंग कर। बिल्कुल ऐसा ही। और हम जो ये कॉन्सेप्ट है ना हमारे जहनों में कि ये गरीब मुल्क है, ऐसी कोई गुर्बत नहीं नजर आई, ऐसा अल्लाह कुछ ताला की नहीं ब्लेसिंग नजर आया। है, मैं कहता हूँ करम है। आप ये देखें कि ये सिचुएशन होने के बावजूद, घरों में बंद होने के बावजूद, अब मच्छियाँ भी बिक रही हैं, गोश्त भी बिक रहे हैं, फ्रूट्स भी बिक रहे हैं, दुनिया की हर चीज़ बिक भी रही है और लोग खा भी रहे हैं। तो ये अल्लाह का ख़ास करम है हम लोगों पे। और जिस भी सिचुएशन के अंदर है, अल्लाह करेगा वो गुजर जाएगी। जहाँ पे बात हुई एजुकेशन की, जूम क्लासेस की और चीज़ों की, तो उसके ऊपर भी ना मैं आपको बताऊँ कि मैं प्रैक्टिकली ये करके देख चुका हूँ कि बहुत सारे वालिदैन वो ये कह रहे हैं कि स्कूल्स वाले इस वजह से कर रहे हैं कि अब इन्होंने फ़ीसें लेनी है। उधर वो कहते हैं कि कुछ करें, आप पढ़ाएं। जब वो पढ़ा रहे हैं तो वो कह रहे हैं कि जी अब ये फ़ीसें लेने कोई एक्टिविटी कर रहे हैं। फिर उसके बाद अगर कोई जो है वो एक्टिविटी चल भी रही है, तो जैसे आपने कहा कि वो टाइम पास कर रहे हैं, तो वो उनके वालिदैन को भी चाहिए कि जब ऑनलाइन क्लासेस हो गए, डेफिनेटली
क्लास ऐसा माहौल नहीं है। आप अपने बच्चों की सुपरविजन करें, आप साथ बैठ जाएं, आपको ये पता चल जाएगा कि जिस इंस्टीट्यूशन में आपका बच्चा पढ़ रहा है वो कितने काबिल लोग हैं, उनकी टीचर्स के पास कितनी नॉलेज है, आप साथ बैठ के स्टडी करें। किस तरह से हमारे बच्चों को लेक्चर डिलीवर किस तरह से करते हैं और किस तरह से समझाते हैं, आप बच्चों की हेल्प करें। टोटली पहले भी और अभी भी हमने बच्चों के ऊपर ही वो छोड़ा हुआ है, और किसी भी चीज़ के जो है ना हम खुद सामना करने को तैयार नहीं। देखें अब ये जो सिचुएशन है, इसको चाहे आप मुसीबत कहें, आजमाइश कहें, जो भी अल्फाज आपके लिए इसको यूज़ करना चाहते हैं, तो आपकी ज़िंदगी में बड़ी सारी चीज़ें आती हैं। देखिए जब आजमाइश आ जाती है, मुसीबत आ जाती है, तो उस मुसीबत से आप हार नहीं मान लेते हैं। मुसीबत को आप अपनी चाय पे जमी मलाई की तरह समझिए, उसको फूंक मारिए, साइड पे कीजिए और चाय को पी जाइए। वो उस मुसीबत को आपने गले से नहीं लगाना है, ठीक है। तो इन चीज़ों के ऊपर अमल करें, खुदारा अमल करें। मैं तो ये समझूंगा कि जो लोग अमल कर रहे हैं इसके ऊपर, उन बेचारों की मिसाल वो उन जैसी कि एक क्लास के अंदर नालायक बच्चा होता है ना, तो वो सबक नहीं याद करता था तो पूरी क्लास को छुट्टी नहीं मिलती थी। तो इन लोगों की वजह से ये और तवील होता जाएगा और बढ़ता जाएगा। जब तक आप केयर नहीं करेंगे, जब तक आप दूसरों का एहसास नहीं करेंगे, अपना एहसास नहीं करेंगे, और ये सब कुछ आपके हाथ में, ये हुकूमत के हाथ में नहीं है। आप केयर करें, इसको अच्छे तरीके से जो है लोगों को अवेयर करें, सिखाएं, और ये मुसीबत से देखिए हम कितनी जल्दी बाहर निकलेंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह आकाश ने बहुत अच्छी बात की है, लेकिन वो एक कॉन्सेप्ट, एक माइंडसेट के हमने नेगेटिविटी को ही ज़्यादा प्रमोट करना है, और हर चीज़ में कोई ना कोई नेगेटिव एलिमेंट सोच के, उसको ढूंढ के और फिर उसके ऊपर नुक्ताचीनी करनी है, और फिर कोशिश करनी है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस पर कमेंट भी करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसमें पार्टिसिपेट भी करें, ताकि ये नेगेटिविटी जो है वो तेज़ी से डेवलप हो, तेज़ी से प्रमोट हो। सोशल मीडिया का किरदार या इस मीडियम को इस तरह से यूज़ किया जा रहा है कि एक बात, एक फ़िक्रा, एक जुमला जो हमें लग रहा होता है नहीं हमें अगर ये समझाया जा रहा है, हमें ये बताया जा रहा है राहिला, हमें ये जो है वो अगर बात समझाई जा रही है तो यकीनन इसमें किसी और का फ़ायदा, हमारा फ़ायदा नहीं है। इस माइंडसेट को अगर पेरेंट्स लेकर चल रहे हैं, टीचर्स लेकर चल रहे हैं, हमारे बड़े लेकर चल रहे हैं, तो फिर आने वाली नस्ल के अंदर भी वही डाउट की कैफियत होगी कि पता नहीं जो बताया जा रहा है वो ठीक है, जो हमारे जहन में आ रहा है वो ठीक है, जो घर वाले कह रहे हैं इस पे अमल करना है, या कोई और आके गाइड करेगा तो उसके बारे में सोचना है कि उस पर अमल करें या नहीं। इस तरह से हमारे बच्चों की पर्सनैलिटी शेप हो जाएगी। डेफिनेटली वही बात है कि पेरेंट्स को ही देख के जो है वो बच्चा जो है वो आजकल स्पेशली आजकल ग्रूम कर रहा है। बच्चा जो है वो स्कूल में 6 से 7 घंटे गुजार रहा है, मैक्सिमम 8 घंटे गुजार रहा है, लेकिन आप ये देखें कि बाकी के वो 16 से 18 घंटे जो है वो घर में गुजार रहा है। उसका स्लीप पैटर्न घर में जा रहा है, उसके जो 3 टाइम्स मील है वो घर में जा रहे हैं। आप ये देख लें कि 5 टाइम्स जो प्रेयर टाइम होता है वो भी उसका घर में गुजर रहा है। टीचर तो अपनी तरफ से पूरी एफर्ट कर रही है, लेकिन यहाँ पे पेरेंट्स की जिम्मेदारी इसलिए आ जाती है क्योंकि उन्होंने बच्चा जो है, जैसे इन्होंने सर ने भी बात की कि बच्चा जो है वो आपकी लॉन्ग टाइम इन्वेस्टमेंट है। क्या मुझे आप ये बताइए कि जो चीज़ आपके लिए या किसी स्पेसिफिक पेरेंट के लिए वो सूटेबल नहीं है, वो उसको नेगेटिविटी की तरफ ले जाते हैं। अगर तो वो उनके अपने टाइम फ्रेम पे पूरा उतर रहा है तो उनके लिए वो चीज़ ठीक है। एक छोटी सी बात करूँगी, हमने ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट की, हमने हर तरह से सिलेबस कवर करने की कोशिश की। पेरेंट्स कह रहे हैं जी टाइम वेस्ट कर रहे हैं, हम जो है वो फीसें क्यों दें जी, फीसें स्कूल की देनी ही नहीं चाहिए। अब आप मुझे ये बताइए कि एक प्रॉपर सेटअप चल रहा है, अगर स्कूल की फ़ी नहीं देंगे तो बिल्डिंग का रेंट कहाँ से जाएगा? वो स्टाफ जो देखें, टीचर जो है वो एक बहुत ही एक मोतबर तबका आ जाता है, वो किसी से मांग भी नहीं सकते, ठीक है। डिफरेंट जो एहसास प्रोग्राम ये इस तरह चल रहे हैं, वो वहाँ पे जाके लाइन में खड़े भी नहीं हो सकते। तो अगर उनको पे नहीं जाएगी तो उनका घर का निज़ाम कैसे चलेगा? तो पेरेंट्स कहते हैं जी स्कूल की हम फ़ी ना दें, स्पेशली इस पैंडेमिक के वक्त में, तो फिर उन स्टाफ मेंबर्स का, उन लोगों का क्या होगा? बिल्कुल। इंस्टेड कि आप सिर्फ अपने फ़ायदे का सोचें, वाई नॉट कि आप दूसरे के फ़ायदे का सोचें। और बिलीव यू में जब आप दूसरों के लिए सोचते हैं तो अल्लाह पाक आपके लिए खुद ही राह हमवार कर देता है, आपके लिए खुद ही आसानियाँ पैदा कर देता है। अब जहाँ तक बात आ गई है इस चीज़ की कि पेरेंट्स कह रहे हैं या लोग कह रहे हैं कि जी ये मेरे लिए सूटेबल नहीं है, तो इट मीन्स कि आप उसको ना करें, कब फॉलो ना करें, ये चीज़ इंतहाई गलत है। आप लोगों को, आप इंसान को चाहिए कि वो इनफरादी तौर पे पहले जो है वो एफर्ट करे, फिर इज्तमाही तौर पे जाए। मैं ये कहूँ कि जी मैंने ये चीज़ नहीं करनी, मैंने मास्क नहीं पहना, मैंने सैनिटाइज़र यूज़ नहीं करना, तो जो मुझसे मुंसलिक लोग हैं डेफिनेटली वो मुझसे भी लर्न कर रहे हैं। बिल्कुल। तो अगर मैं सेफ्टी मेजर्स कर रही हूँ, मैं प्रिकॉशनरी मेजर्स कर रही हूँ, तो मुझे देख के जो मेरे छोटे हैं या मेरे बड़े हैं वो भी मुझसे सीखेंगे डेफिनेटली। बिल्कुल। तो बस ये चीज़ है। और सेकेंडली एक और बात मैं लाजमी कहना चाहूँगी कि पेरेंट्स को इस वक्त चाहिए
कि रिस्पॉन्सिबिलिटी का मुजाहरा करें, नेगेटिविटी एटलीस्ट, क्योंकि घर की एक एनवायरनमेंट है उसमें नेगेटिविटी की बातें, नेगेटिव बातें मत करें। सोशल मीडिया की अगर हम बात करते हैं तो आपने देखा होगा कोई भी करंट सिनेरियो चल रहा है उसमें नीचे ढेर सारे रिमार्क्स आते हैं। कुछ रिमार्क्स बहुत पॉजिटिव होते हैं, कुछ रिमार्क्स बहुत नेगेटिव होते हैं। यही चीज़ है घर की एनवायरनमेंट में भी चल रही होती है। कोई लड़ाई झगड़ा हो जाता है, कोई बहस मुबाहिसा चल रहा है, तो उसमें अगर हस्बैंड वाइफ ही हैं तो उनकी अगर पॉजिटिव टॉक होगी तो डेफिनेटली वो आपके बच्चे में डिपिक्ट होगी। बिल्कुल ऐसे। लेकिन अगर लड़ाई झगड़ा हो रहा है, कुछ नेगेटिव टॉक हो रही है, आपके बच्चे में साइकोलॉजिकली बहुत इफेक्ट पड़ेगा। एग्जैक्टली ऐसे ही है। बस तो इस वक्त हमने बच्चों के साइकोलॉजिकल हेल्थ का भी बहुत ख्याल रखना है। बहुत सेंसिबल बहुत होके हमें अच्छी इस वक्त जो है वो चलना पड़ेगा। यकीनन हम इसको नहीं सोच रहे कि हम जो बातें कर रहे हैं, हम जो तस्करा कर रहे हैं, या फिर हम जिस तरह से दूसरों को क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं, दूसरी चीज़ों को क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं, तो हमारे बच्चे भी यकीनन यही क्रिटिसिज्म सीख रहे हैं और उन्होंने भी आगे चल के यही करना है कि हर चीज़ में नुक्ताचीनी या हर चीज़ में जो है वो नेगेटिविटी को ही ढूंढना है। आज अगर हम पॉजिटिविटी को डेवलप करने की कोशिश करेंगे, हर चीज़ में से, हर बात में से पॉजिटिव एलिमेंट्स को निकालेंगे, तो यकीनन हमारे बच्चे भी इसी तरह की सोच को डेवलप कर सकेंगे। अतीक साहब, जिस तरह से अब हम अवामी शोर बेदार करने की बात करें, सेहतमंद माशरे की तश्कील की बात करें, एक जानिब तो हम ये देखते हैं कि ठीक है, जो शहरों में मौजूद लोग हैं उनको हमने देखा कि वो वाकई उस तरह से प्रिकॉशनरी मेजर्स भी फॉलो कर रहे हैं, वो तमाम रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करने की कोशिश भी कर रहे हैं। लेकिन दूसरी जानिब हमारे जो मुल्क का मेजॉरिटी हिस्सा है, जो हमारे देहात हैं, वहाँ पे हम उस तरह से सोशल डिस्टेंसिंग नहीं देख रहे, वहाँ पे हम प्रिकॉशनरी मेजर्स को फॉलो होता नहीं देख रहे, वहाँ पे वो शऊर, वो आगाही फराहम नहीं हो पा रही। तो इसके लिए किस तरह से एफ़र्ट्स की जा सकती हैं? बदकिस्मती से हमारा जो निज़ाम है वो तबकाती सिस्टम में बटा हुआ है और यहाँ पर आपको तबकात नज़र आ रहे हैं। एक वो तबका है जो मुकम्मल तौर पर SOPs को फॉलो कर रहे हैं। Exactly. एक वो तबका है जो मुकम्मल तौर पर जो है वो इसको फॉलो नहीं कर रहा। एक वो है कि जो दरमियान में चल रहे हैं। तो वो जो तबकाती निज़ाम है वो यहाँ पर भी हमें इस पेंडेमिक की सूरत हाल में भी नज़र आ रहा है। और इसी तरह से अवेयरनेस की भी सूरत हाल इसी तरह है। उस तबके को ज़्यादा अवेयरनेस दी जा रही है, उसको फोकस किया जा रहा है कि जो उस पर अमल दरामद कर रहे हैं। जो डिप्राइव ऑफ लोग हैं, जो दूर दराज किसी पहाड़ पर या किसी जंगल में या किसी देहात में बैठे हुए लोग हैं, उनको भी इतना ही खतरा है जितना किसी कैपिटल टेरिटरी में बैठे हुए लोगों को खतरा है। बिल्कुल ऐसे ही। तो उनकी आगाही के लिए और उन लोगों की आगाही के लिए जो निज़ाम बनाना चाहिए था, जो तरीक़ाकार वज़ा करना चाहिए था और जिसको इम्प्लीमेंट करना चाहिए था, क्या वो बनाया गया या नहीं बनाया गया, वो हमें नज़र नहीं आ रहा। सिर्फ जनरल मैसेजेस जो है वो चल रहे हैं और इनके ज़रिए इसको कोशिश की जा रही है कि कंट्रोल किया जा सके। ऐसा नहीं है और ना इस तरीके से। मैंने तो यहाँ तक कहते हुए सुना है लोगों को कि ये शहरी बीमारी है, गाँव का इसका ताल्लुक नहीं है। हालांकि अब देखें ना, ये अब लोगों की शऊर की ही बात है कि उन्हें अक्ल और समझ आनी चाहिए कि ये कैसे फैल रही है और कैसे इसको जो है वो कंट्रोल किया जा कैरी कर सकते हैं और कैसे इससे बच सकते हैं। उसके हवाले से अगर आप देखें तो जो अवेयरनेस का सिस्टम है, जो तरीक़ाकार बनाना चाहिए था, उस पर अभी तक प्रॉपर जो है वो अमल दरामद नहीं हुआ। इसको कैसे बनाया जा सकता था? आप देखें कि इसको तहरीरों के ज़रिए, छोटी मुख्तसर तहरीर जो है वो दें, इसको मैसेजेस के ज़रिए, सेमिनार्स के ज़रिए, मीटिंग्स के ज़रिए, उलमा के ज़रिए, और जो देहात का सिस्टम है, जो आप समझते हैं कि वहाँ पर एक जो उनका तरीक़ाकार है उसको फॉलो करते हुए उनके ही अंदाज में, उनके ही तरीक़ाकार से उनको अगर समझाएं तो ऑटोमेटिकली सूरत हाल बेहतर हो जाती है। लेकिन जाहिर है यहाँ पर जो बैठे हुए लोग हैं ठंडे कमरों में बैठ के वही प्लान कर लेते हैं और वो उसी प्लान को इम्प्लीमेंट कर लेते हैं सबके लिए। ऐसा है नहीं और ना इसके जो है वो नताइज सामने आते हैं। हम अपने जो तबकाती सिस्टम है, अब चूँकि ये पेंडेमिक का मामला है, इससे जाहिर है जब दुनिया इससे निकलेगी तो सूरत हाल बहुत हद तक तब्दील हो चुकी होगी। सब कुछ जो है वो आप जो समझते कि उलट पुलट हो चुका है। इस वक्त एक नया ऑर्डर जो है वो डेवलप हो रहा है। तो उस सूरत हाल में एक रब की तरफ से समझ लें कि एक मौका भी है। एक तो आप ये कि अपने आप को समझें, जो लोग किसी को अपनी फैमिली को टाइम नहीं दे पा रहे थे अपने कारोबार में या दुनिया को ही जिन्होंने सब कुछ समझ लिया था, उन्हें वक्त मिला है कि वो सोचें और उन्हें ये भी समझ आई है कि हमें अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के हवाले से कुछ ना कुछ करने की ज़रूरत है। आप देखें, ज़्यादा लोगों को अगर समझ नहीं आई तो बहुत सारे लोगों को फिर भी समझ आई ज़रूर है कि उन्हें कैसे अपनी ज़िम्मेदारी को समझना है, कैसे अपने आप को बचाना है। और जब वो अपने आप को बचाएंगे तो इससे दूसरी लोग भी इससे बचेंगे। तो इसको आप ज़िंदगी के हर शोबे की तरफ आप ले जाएं। आप तमाम जो आपके ज़िंदगी में आने वाले मामलात हैं उन पर इनको इम्प्लीमेंट करें। अब इसमें क्या है कि आप अपने जो देहात में रहने वाले लोग हैं उनको देखें, आप अपने जो डिस्ट्रिक्ट या तहसील की सतह पर जो इदारे हैं उनको देखें, आप स्कूल्स को देखें, आप हॉस्पिटल्स को देखें, या और जो इस तरह के लोग हैं जिनमें आवाम का ज़्यादा इंटरेक्शन है। एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि इसके ज़रिए हम समझा सकते हैं
अवाम का अवाम से ताउन, सही, अवाम का हुकूमत से ताउन, अगर इसको ही अगर हम फोकस कर लें, क्योंकि अवाम जो है वो ज़ाहिर एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट तो कर रहे हैं, समाजी जो हमारा राब्ता है ये तो हर वक्त जारी है, लेकिन इस राब्ता कारी को आप बेहतर और पॉजिटिव और प्रोटेक्टिव किस तरीके से बना सकते हैं कि ये एक दूसरे की हिफाजत का बायस बने, कैसे इसको किया जा सकता है, इस पर अगर फोकस करें तो ऑटोमेटिकली सोसाइटी में बेहतरी आना शुरू हो जाएगी। हुकूमत के अवाम से जो गिला रहता है और अवाम का हुकूमत से जो गिला रहता है, इसको फोकस करके इसके अंदर की जो कमियाँ हैं उनको आप देखें, उस कमी को दूर करने की कोशिश करें और उस पर अमल दरामद करें, सूरत हाल ऑटोमेटिकली जो है वो बेहतर होना शुरू हो जाएगी। तो ये कमियां और कोताहियां जहाँ भी हैं या गफलत हो रही है, जहाँ पर ख़राबियाँ हो रही हैं, उनको दूर करने के लिए एक वक्त आपको जो है वो मिल गया है। एक दुनिया जो है क्योंकि स्पीड रुक गई है, उसमें कमी आई है। अब उस स्पीड में कमी आने के बाद आपको क्या करना चाहिए, सोसाइटी में बेहतरी लाने के लिए जो आपको इक़दाम उठाने हैं उन पे आप फोकस करें। स्कूल्स को टाइम मिल गया है कि कैसे उनके अंदर की कमी दूर की जा सके, पेरेंट्स को टाइम मिल गया है कि जो वो ख़राबियाँ समझ रहे थे उनको जो है वो हाईलाइट करें और उनको दूर करने के हवाले से जो ऑलरेडी एक सिस्टम चल रहा था, एक सर्कल चल रहा था, उसमें रुकावट आई है, उन ख़राबियों को दूर करें। तो जो अवाम का अवाम से और अवाम का हुकूमत से जो ताउन है, इसमें ये सारा कुछ जो है वो आ जाता है। अगर ये फोकस कर लिया जाए इस पर तो सूरत हाल बेहतर की जा सकती है, यकीनन बेहतर हो सकती है और बेहतर बनाने के लिए हमने कोशिश करनी है। आज हम एफर्ट करेंगे तो आने वाले वक्त में ये हमारी ही इम्प्रूवमेंट होगी और हमारी ही भलाई के लिए हम खुद ये चीज़ को कंसीडर करेंगे कि हमने जो उस वक्त काम किया था, उस वक्त जो हमने तमाम रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो किए थे, आज हमें काम आ रहे हैं। आकाश, एक और कॉन्फ्लिक्ट भी मैं देख रही हूँ जो कि शऊर से रिलेटेड है और जिसके हवाले से एक्सेप्टेंस डेवलप करना, शऊर उजागर करने की बहुत ज़रूरत है। इसी सूरत हाल में वो लोग जो लॉकडाउन फेस कर रहे हैं, जो घरों में मौजूद हैं या घर से अपने काम कर रहे हैं, उनके हवाले से, और वो लोग जो हर हाल में बाहर हैं। अब हमारे जितने भी डॉक्टर्स हैं, पैरामेडिकल स्टाफ हैं, हमारे जितने ऑफिसर्स हैं, हमारे जितने भी पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं, वो मीडिया वर्कर्स हैं, इन लोगों ने हर हाल में बाहर निकलना है, चाहे लॉकडाउन है, चाहे कर्फ्यू है, चाहे जैसी भी सिचुएशन है, उन्होंने अपनी ड्यूटीज़ जो हैं वो अपने वर्किंग प्लेसेस पे जाके ही सर अंजाम देनी है। इनके दरमियान भी एक कॉन्फ्लिक्ट है कि जी अभी भी हमने आपका बोझ उठाया हुआ है, सारा काम हम कर रहे हैं, ये बहसें चल रही हैं। इस बहस व तकरार को भी हमने जो है वो पॉजिटिविटी की तरफ लेकर जाना है कि एक तबका जो कि इतनी सर अंजाम दे रहा है अपनी ड्यूटीज़ या हर हाल में बाहर है, उसका रिगार्ड करें, उसके थैंकफुल हों कि उनकी वजह से हम घरों में मौजूद हैं। जो घरों में मौजूद हैं यकीनन वो भी फारिग नहीं है, वो भी कहीं ना कहीं अपना किरदार अदा कर रहे हैं, वो भी तरबियत में किरदार अदा कर रहे हैं, घरों से काम भी करें। इस तरफ भी थोड़ी सी एक्सेप्टेंस डेवलप करने की ज़रूरत है, इस तरफ भी शऊर उजागर करने की ज़रूरत है, ताकि हम एक महज़्ज़ब माशरे की तश्कील में अपनी एफर्ट कर सकें, अपना रोल प्ले कर सकें। देखिए, जो भी अच्छा काम कर रहा है या जो भी आपके लिए फ़ाइट कर रहा है, तो मैं तो यही कहूँगा कि ये हमारे लिए फ़ाइट कर रहे हैं ना। न्यूज़ एंकर्स हैं, रिपोर्टर्स हैं, वो रिपोर्टिंग कर रहे हैं, आगाह कर रहे हैं। वकला हैं, वो किसी न किसी केस की वजह से जा रहे हैं। पुलिस वाले लोग हैं, सारी चीज़ें कर रहे हैं। कुछ ऐसे शोबेज़ हैं जो मुसलसल ड्यूटीज़ कर रहे हैं और वो हमारे लिए कर रहे हैं। आप देखें, जब ईद की नमाज़ हम पढ़ने जाते हैं ना, तो अक्सर एक गार्ड जो है वो बाहर खड़ा होता है, जो नमाज अदा नहीं करता है। वो किस वजह से खड़ा होता है? हमें सिक्योरिटी देने की वजह से खड़ा होता है। तो हमने दूसरों को भी जो है मोटिवेट करना है और उनका शुक्रिया अदा करना है। और मैं इसके साथ टीचर्स को भी ऐड करूंगा, जो मेरी बहन ने बात की थी कि देखिए, अल्लाह ताला ने हमें एक नेकी करने का मौका दे दिया। ये आप ये समझें कि ये आपका जब तक कोरोना, ये रमज़ान ही है, आप दूसरों के साथ नेकियां कर सकते हैं। क्या जो लोग कहते हैं कि हमने फ़ीस नहीं देनी है या जो फ़ायदा उठाने की, बड़े सारे लोग ऐसे हैं जो नहीं दे सकते, लेकिन बड़े सारे ऐसे भी हैं जो दे सकते हैं, किराया भी दे सकते हैं, लेकिन उन्होंने डंडी मार ली कि जी कोरोना हो गया तो चलो हम भी नहीं करेंगे। ऐसे लोग किस तरह से अपनी जिम्मेदारियों को पूरा कर सकते हैं, आप इसे जानते हैं। हमारे साथ एक कॉलर है, मिसेस हमीद लाहौर से। देखते हैं कि क्या शेयर करना चाहती हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी माशाल्लाह, आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा जा रहा है, बहुत शुक्रिया। जी मैं आपसे शेयर ये करना चाहूँगी कि मैं खुद भी स्पेशल एजुकेशनिस्ट हूँ, एंथ्रोपोलॉजिस्ट हूँ, रिटायर्ड पर्सन हूँ। लेकिन मैं जब देख रही हूँ कि घरों में छोटे बच्चे हैं, प्री नर्सरी जाने वाले, और माएँ जो है वो घर का काम भी उन्हें करना पड़ रहा है और बच्चों को भी, लेकिन वो एग्रेसिव होती है। जब वो खुद एग्रेसिव होंगी तो बच्चों पे क्या अफेक्ट होगा? तो काइंडली पेरेंट्स के लिए, मदर्स के लिए कोई गाइडलाइन दें कि वो कैसे पॉजिटिव अपने बच्चों के साथ में वो अपना बिहेवियर रखें। बिल्कुल मिसेस हमीद, हम अपने तीनों मेहमानों से कहेंगे कि वो इस हवाले से ज़रूर सजेशंस दें। बहुत शुक्रिया पार्टिसिपेट करने का, प्रोग्राम को अप्रिशिएट करने का और इतनी खूबसूरत जानिब हमारी तवज्जो दिलाने का। जी आकाश, आप अपनी बात ही कंप्लीट करें।
जी, मैं यही कह रहा था कि बल्कि मैं इसको एक और करना चाहूँगा, मुझे इनकी बात से एक ज़रूर बात याद आ गई कि जो इन्होंने सवाल कर दिया कि माएँ जो होती हैं वही कैरेक्टर्स जो हैं बिल्ड करती हैं बच्चों का। लेकिन हम लोगों का कोरोना से अलावा भी ना, अगर आप देखें सिचुएशन देखें, तो एक बच्चा जब स्कूल पढ़ता है, स्कूल से पढ़ के बच्चे की पर्सनालिटी कहाँ पे डाउन होती है कि एक तो वो शिफ्टें लगी होती हैं, वो उसको किस तरह से लेकर आते हैं। फिर जब बच्चा घर आता है ना, तो माँ ने वो घर धोया होता है और वो सबसे पहले कहती है मैंने घर धोया हुआ है, यहाँ से गंदे पाँव नहीं लेके आना, फलानी जगह से गुजर के जाओ। फिर हस्बैंड का गुस्सा होता है और चीज़ें होती हैं। तो सबसे ज़्यादा क्योंकि बच्चे का टाइम फादर से ज़्यादा जो है मदर के साथ स्पेंड होता है, तो मदर्स जो है वो कोरोना के अलावा भी उनको जो है हम्बल होना है और वही जो है अपने पूरे घर को मेंटेन कर सकती हैं। अगर माँ जो है वो गुस्से में आ जाएगी तो अल्लाह ने वैसी माँ को इतना जो है वो अजर दिया हुआ, उसके पाँव के नीचे जन्नत रखी है और वो जन्नत गुस्से की वजह से नहीं रखी है, प्यार की वजह से रखी है। और आपने अपने पूरे घर को चलाना है, आपने अपने बच्चों को भी देखना है और आपकी वजह से ही अगर तो फीमेल का कैरेक्टर या जो है वो गुस्सा वो सिचुएशन हो जाए तो वो घर में वैसे ही लड़ाई झगड़े रहते हैं। तो मैं यही कहूँगा कि जो है उनकी कॉल से कि जितनी भी मदर्स हैं उनको अपने आप पे इस सिचुएशन के अंदर जो है कंट्रोल करने की ज़रूरत है। असल में लॉकडाउन की वजह से वो हस्बैंड्स भी घर पे हैं और कभी इस तरह की कोई सिचुएशंस नहीं थी, बच्चे भी सारे घर पे और काम भी बहुत ज़्यादा उनके हो गए, बर्डन भी बहुत ज़्यादा हो गई और ये सारी चीज़ें। हम बात कर रहे थे कोरोना के हवाले से जो आपने अब आप इसको मैसेज में कंक्लूड करेंगे। मैसेज में कंक्लूड कर देता हूँ मैं। देखिए जी, आप इसको यही कर लें कि वो एक बड़ी खूबसूरत कोटेशन थी ना कि जिसको आपने छोड़ ही देना है तो उसके साथ झगड़ा कैसा, और अगर किसी के साथ चलना है तो फिर झगड़ा कैसा। तो कोरोना को हमने छोड़ भी देना है और अभी इसके साथ चलना भी है, तो फिर झगड़ा कैसा। अभी जो है इन चीज़ों को नेगेटिव अपने अंदर से थॉट्स निकाल दें और पॉजिटिव की तरफ आ जाएं और अमल करें इन चीज़ों के ऊपर ताकि सबको फ़ायदा हो सके। बिल्कुल ऐसे ही। अतीक साहब क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए जी, अपनी ज़ात पर चेक लगाएं और जो आपकी इक़दार और कवानीन हैं उन पर अमल दरामद करें, सोसाइटी में इंशाल्लाह बेहतरी आ जाएगी, यकीनन आ जाएगी। राहिला, आप क्या मैसेज देना चाहेंगी? और जो हमारी कॉलर ने भी सजेशन दिया, मैं चाहूँगी थोड़ा सा उसको भी कंक्लूड उनको मैं ये सजेस्ट करना चाहूँगी कि डेफिनेटली मदर्स पे बहुत प्रेशर होता है, बच्चे भी हैं, हस्बैंड भी है, फिर घर के होम चोर्स भी हैं। तो ऐसी ख़वातीन जो एग्रेसिव हो जाती हैं उन्हें चाहिए थोड़ी सी मेडिटेशन ज़्यादा करें। बल्कि मैंने देखी है जो होम मेकर्स होती हैं मेडिटेशन नहीं करती, मेडिटेशन करें, प्रेयर टाइम अपना थोड़ा बढ़ा दें, कोई अच्छा सा विर्त करें और पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करें ताकि जो आपका सर्कल है वो थोड़ा सा आप रिलैक्स हो। और जहाँ तक बात है मैसेज देने की, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझें। जब आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझेंगे, जब आप इनफरादी तौर पर चेंज लेके आएंगे, तो अगर हर बंदा इनफरादी तौर पर चेंज ला रहा है तो वो पूरा एक मुआशरा तश्कील हो जाता है। इनफरादी चेंज से ही आप इज्तिमाई चेंज की तरफ जाएंगे। यकीनन ऐसा ही है। बहुत अच्छी बात की राहिला ने और मिसेस हमीद ने हमारे साथ जो एक मसला शेयर किया। इस वक्त हम देख रहे हैं कि अगर माएँ एग्रेसिव हो रही हैं, ये सिचुएशन ऐसी है कि उन पे ज़्यादा बर्डन है। वो देख रही हैं कि अभी वो अपने बच्चों की टीचर भी हैं, अपने बच्चों की वो माँ भी हैं, अपने बच्चों की केयर टेकर भी हैं। उन्होंने तमाम हाउस होल्ड्स को भी देखना है, उनके पास कोई हेल्पर नहीं है, कोई मेड नहीं है, वो तमाम चीज़ें ख़ुद से मैनेज कर रही हैं। तो यकीनन इंसानी फितरत का हिस्सा है कि इंसान एग्रेसिव हो जाता है, वो कहीं ना कहीं वो एग्रेशन निकालने की भी कोशिश करता है और वो वही जगह होती है जहाँ पे उसका बस चल रहा होता है। तो कोशिश करनी चाहिए ऐसी तमाम ख़वातीन को, ऐसी तमाम माओं को कि वो भी ख़ुद को कंट्रोल करें, ख़ुद के अंदर पेशेंस डेवलप करें, अपने अंदर ये एक्सेप्टेंस डेवलप करें कि ठीक है हमने मिल के इस सिचुएशन से निकलना है। और अगर आप चाहते हैं कि आपके घर का माहौल अच्छा हो तो आपने सिर्फ घर की ख़वातीन को ही नहीं समझना कि इन्होंने काम करना है और हमने आराम करना है, बल्कि मिल के घर के तमाम काम और इस सिचुएशन से हमने निमटना है। यही पैगाम है। अपने तमाम मेहमानों का शुक्रिया अदा करना चाहेंगे जिनसे यकीनन बहुत कुछ सीखने का मौका मिला। उम्मीद करते हैं आपको भी आज का प्रोग्राम पसंद आया होगा। अपने फीडबैक से आगाह कीजिएगा और अपना बहुत ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह कल कुछ नए टॉपिक्स के साथ आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह ने के पास।